अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानियन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल जुनून से इश्क तक की तीसरी किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इसकी राइटर हैं सुमेरा शरीफ तूर। चलिए चलते हैं नॉवेल की तीसरी किस्त की जानिब। काका के जाने के बाद उसका जी चाह रहा था कि अपने वजूद समेत इस कमरे को आग ही लगा दे। उसके पेरेंट्स को उसकी कतई परवाह न थी। वो किस हाल में थी किसी को कोई खबर न थी। उससे बेपनाह मोहब्बत करने वाले इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेहिस बने उसके एहसासात और जज्बात से कतई नाबलद आंखें बंद किए हुए थे। उसका दिल चाह रहा था कि कुछ कर बैठे, या तो इस कमरे को आग लगा दे या फिर अपने वजूद को मलियामेट कर दे। मुलाजमा उसके कमरे की सफाई करने आई, जिसे उसने डांट कर भगा दिया था। उसके बाद दूसरी मुलाजमा नाश्ता लेकर आई तो उसने उसे भी डांट कर भगा दिया था। बेड पर पड़ा उसका मोबाइल बहुत देर से बज रहा था। अब की बार बजा तो वो बहुत गुस्से से बिस्तर की तरफ आई थी जहां मोबाइल पड़ा हुआ था, लेकिन रास्ते में बिखरे कांच पर उसका पांव पड़ा था। सी वो लड़खड़ा कर कालीन पर वहीं टिक गई थी। उसके पांव से खून की एक तेज धार बहना शुरू हो गई। उसने लब दांतों तले दबाकर पांव में चुभ जाने वाले शीशे को निकाला। खून की तेज धार स्किन कलर के कालीन को एकदम रंगीन करने लगी थी। शहरीना ने जब्त से लब खींच लिए थे। उसने साइड टेबल की दराज खोली और फिर उसमें से टिश्यू का रोल निकालकर उसमें से काफी बड़ा टिश्यू फाड़कर अपने पांव के जख्म पर रखकर उसे दबा लिया था। तकलीफ की लहरें उठी थी, लेकिन वो जब्त कर गई थी। इस वक्त जो भांबर उसके अंदर जल रहे थे, उनके सामने ये तकलीफ तो कुछ भी न थी। वो कुछ देर यूं ही टिश्यू सुर्ख रंग से रंगीन करती रही, लेकिन खून था कि रुक ही नहीं रहा था। उसका मोबाइल बज बज कर खामोश हो गया था। उसने हाथ बढ़ाकर बिस्तर पर धरे अपने मोबाइल को उठाया। स्क्रीन पर जैन शाह का नाम देखकर उसके अंदर जलने वाले भांबर ने कुछ मजीद शिद्दत कराई थी। उसने लब खींच कर मोबाइल बेड पर वापस उछाला और खुद खड़ी हो गई थी। अब की बार वो टूटी हुई चीजों और कांच से बचते बचाते कमरे के दरवाजे तक आई थी। सुबैदा, सुबैदा! वो हलक फाड़ कर चीखी थी। वो लड़खड़ा कर चलते किचन की तरफ आई थी। जी 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 छोटी बीबी जी! उसकी इस कदर खौफनाक आवाज पर जुबैदा फौरन बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई थी। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। वो लड़खड़ाती किचन में दाखिल हुई थी। जुबैदा उसकी लड़खड़ाहट और फिर फर्श पर बनने वाले सुर्ख निशान देखकर एकदम बौखला गई थी। हाय बीबी जी, ये क्या हो गया? शट अप! वो जुबैदा को डांट कर किचन में मौजूद डाइनिंग चेयर खींच कर बैठ गई थी। जो कहा है वो करो, बॉक्स लेकर आओ। उसने काफी सख्तपन से कहा तो जुबैदा को एकदम पहिए लग गए थे। गालिबन शहरीना ने अपना दायां पांव डाइनिंग टेबल की दूसरी कुर्सी पर रख दिया था। उसने जख्म देखा। जख्म बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन लंबा जरूर था। शायद कांच ने किसी नस को छुआ था जो खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जुबैदा बॉक्स ले आई थी। उसने बॉक्स टेबल पर रखकर फौरन खोला। शहरीना काफी तुंद मिजाज थी, लेकिन आज तो उसका गुस्सा सवा नेज़े पर था। उसने डरते डरते रुई निकालकर शहरीना को दी और फिर तेजी से बाउल में पानी भरकर ले आई थी। शहरीना ने रुई लेकर जख्म साफ किया। अब जख्म वाज़ेह था। जख्म काफी लंबा था। अगर टांके ना भी लगते तो भी चंद दिन लग जाते रिकवर होने में। उसने पायोडीन के कुछ कतरे पानी में मिलाए और फिर पांव बाउल में डाल दिया। बीबी जी, अगर ज्यादा जख्म है तो बेगम साहिबा को कहें वो डॉक्टर को बुला लेती हैं। सुबैदा ने उसे मशवरा दिया, जबकि शहरीना ने उसे घूर के देखा तो वो जबान दांतों तले दबा गई थी। सॉरी बीबी जी। इससे पहले कि शहरीना कुछ बुरा भला कहती, उसने उजरत में फौरन कान पकड़ लिए थे। शहरीना ने सर झटकते अपने पांव की तरफ तवज्जो दी। उसने कुछ देर बाद पानी से पांव निकालकर दोबारा देखा। पांव से खून रिसना बंद हो चुका था, जबकि जुबैदा ने परेशान नजरों से कुछ खून और कुछ पायोडीन मिले पानी की सुर्खी को देखा था। शहरीना ने पांव खुश्क करके उस पर ऑइंटमेंट लगाकर पट्टी बांध ली थी। वो सामान वैसे ही बिखरा छोड़कर खड़ी हुई तो जुबैदा ने फौरन हाथ थामा। मैं कमरे में छोड़ आती हूँ, उसने कहा, लेकिन शहरीना ने हाथ झटक दिया। मैं सहारों से चलने की आदी नहीं। लहजे में एक जोम था। जुबैदा अपना सा मुंह लेकर रह गई। वो लड़खड़ा कर चलते दरवाजे से निकलने लगी थी जब जुबैदा की जबान फिर चली। आपने नाश्ता भी नहीं किया। बेगम साहिबा 2 बार कॉल करके पूछ चुकी हैं।
मैं कुछ खाने को ले आऊं? शहरीना ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। वो जबान दांतों तले दबा कर रह गई थी। मुलाजमीन के साथ उसका रवैया कभी भी इस कदर बुरा नहीं होता था, लेकिन आज चूंकि वो बहुत गुस्से में थी तो वो हद से ज्यादा बदतमीज भी हो रही थी। वो वापस कमरे में आई थी। बिस्तर पर पड़ा मोबाइल फिर जोरों शोर से बज रहा था। उसने आगे बढ़कर देखा, जैन शाह का नंबर था। उसने मोबाइल उठा लिया। हेलो, उसने कॉल पिक की थी। कहाँ हो तुम? जानती हो मैं कब से कॉल मिला रहा हूँ। कॉल रिसीव होते ही वो बोला। शहरीना ने एक गहरा सांस लिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वो किसी भी बात पर झूठ ना बोलने वाली इस वक्त झूठ से काम ले रही थी। वैसे भी इस झूठ में काफी हद तक सच्चाई थी। इस वक्त उसके दिलो दिमाग का जो मौसम था उसने सब कुछ खराब कर रखा था, वरना इस वक्त कमरे की जो हालत थी वो किसी अक्लमंद इंसान के सबब न थी। क्या हुआ? दूसरी तरफ वो मुतफक्किर सा पूछ रहा था। कुछ नहीं, वो अफसरदा सी बोली। परेशान लग रही हो? उसने मजीद पूछा। वो ऐसा ही था, फौरन उसकी परेशानी भाग जाता था। तुम सुनाओ क्या कर रहे हो? उसने बात टाली। कॉलेज आया हुआ था। उसकी ये अच्छी बात थी कि वो बात के पीछे नहीं पड़ता था। मुखालिफ अगर नहीं बताना चाहता था तो वो भी बात पलट देता था। तुम कब वापस आ रही हो अपने कजिन की शादी से? उसने मजीद पूछा। हम आज सुबह ही इस्लामाबाद आ गए थे, उसने बताया। अमेजिंग, तो फिर कॉलेज क्यों नहीं आई? कहा ना, तबीयत ठीक नहीं। ओह, शादी की मसरूफियात में इंसान वैसे भी थक ही जाता है। खैर, टेक योर रेस्ट, कल फिर कॉलेज में मिलते हैं, क्या ख्याल है? उसने सिर्फ हुंकारा भरा था। ओके बाय, उसने कॉल काट दी थी। शहरीना ने भी एक गहरा सांस लेते मोबाइल बिस्तर पर फेंक दिया था। वो इसी तरह खड़ी थी। पाँव के दर्द में इजाफा हो रहा था, लेकिन उसे कतई परवाह न थी। वो वापस कमरे से बाहर आई थी। जुबैदा उसे कहीं दिखाई न दी थी। वो शायद अपने क्वार्टर की तरफ जा चुकी थी। वो लाउंज में आ बैठी और एलसीडी ऑन किया। मुख्तलिफ चैनल्स स्पीड से बदलते भी उसके अंदर की करवाहट खत्म नहीं हो रही थी। गुस्से में आकर उसने रिमोट कंट्रोल कालीन पर फेंक दिया। वो वापस कमरे में आई, अलमारी से अपना शोल्डर बैग निकाला, की स्टैंड से गाड़ी की चाबी खींची और जूतों वाले रैक से उसने फ्लैट जूतों में से एक आरामदेह जूता निकाल लिया, क्योंकि ये जूता उसके पांव के जख्म को ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकता था। वो कमरे से निकलकर बाहर आई तो लॉन में जुबैदा दिखाई दी थी। वो लॉन में झाड़ू लगा रही थी। उसे देखकर रुकी थी। वो उसे नजरअंदाज करते अपनी गाड़ी में बैठ गई। इग्निशन में चाबी घुमाते उसने जुबैदा को देखा था। वो शशोपंज में घिरी उसे देख ही रही थी। उसने उंगली से इशारा किया तो वो करीब आ गई। क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रही हो? उसका अंदाज तहक्कुम आमेज था। वो कुछ नहीं बीबी, वैसे ही। वो घबरा गई। वैसे भी वो शहरीना से हमेशा खाइफ ही रहती थी। शहरीना के तेवरों का कुछ पता नहीं चलता था। पल में तोला, पल में माशा। तो हटो रास्ते से। शहरीना का अंदाज अभी भी डांटने वाला था। वो फौरन बिदक कर रास्ते से हटी थी। वो गाड़ी गेट के पास ले आई थी। चौकीदार ने उसके इशारे पर गेट खोल दिया था। वो जन से गाड़ी गेट से निकाल कर ले आई थी। फाका उस लेडी क्लब की मीटिंग में आ तो गई थी, लेकिन उनका जहन अभी भी घर में ही अटका हुआ था। शहरीना की नाराजगी की वजह ऐसी थी कि वो इस मामले में अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने 2 बार घर कॉल की थी। जुबैदा ने बताया था कि ना ही उसने कमरा साफ करने दिया और ना ही नाश्ता किया था। उनकी परेशानी मजीद बढ़ी थी। उन्होंने इर्द गिर्द मौजूद खुशबाश चमकते दमकते हर फिक्रो टेंशन से फारिगुल हाल चेहरों वाली उन खवातीन को देखा। ये एलिट क्लास की खवातीन थीं, जिनसे अपने घरों के मसाइल तो हल नहीं होते थे, लेकिन खवातीन के हकूक के तहफ्फुज़ का एजेंडा लिए इस क्लब में जमा थीं। फाका की बेजारियत बढ़ने लगी थी। इस क्लब में उस्मान फारूक के कहने पर वो आज रुकी थी। उस्मान फारूक और मिसेस फारूक को एज ए गेस्ट इनविटेशन मिला था। उस्मान तो अपने टफ और बिजी शेड्यूल के सबब नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने फाका को जाने का कह दिया था। उन्होंने अपने मोबाइल पर इंतहाई बेजारियत से टाइम देखा। यहाँ आए उन्हें 3 घंटे हो चुके थे। उन्होंने इंतहाई कोफ्तज़दा निगाहों से क्लब की करता धरता को देखा था। वो बड़ी रवानी से अपने क्लब के अफराज व मकासद बयान कर रही थी। उनका दिल एकदम ऊब गया था। उन्होंने मोबाइल पर शहरीना का नंबर डायल किया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नॉट रिस्पॉन्डिंग था। उन्होंने घर के नंबर पर कॉल की। जुबैदा ने कॉल रिसीव की थी।
सब ठीक है? वो चाह कर भी मुकम्मल तौर पर एक सियासतदान शौहर की सियासी बीवी न बन पा रही थी। ऐसी महफिल और तकरीबात में आकर भी उनका ध्यान अपने घर और अपने बच्चों में ही अटका रहता था। उनके अंदर घरेलू औरत अभी भी जिंदा थी। जी बेगम साहिबा, शहरी ने नाश्ता कर लिया है क्या? साथ वाली औरत ने उन्हें देखा तो उन्होंने मुस्कुरा कर उसे देखा। नहीं बेगम साहिबा। ओह, फाका के दिल में हुक उठी थी। शहरीना जब भी नाराज होती थी उनके जब्त को इसी तरह आजमाती थी। कहाँ है वो? बात कराओ मुझसे। कॉल पिक नहीं कर रही वो मेरी। उनकी आवाज धीमी थी। लेकिन वो तो जा चुकी हैं, जुबैदा ने कहा। कहाँ? पता नहीं। क्यों, तुमने पूछा नहीं? उनके लहजे में तुर्शी शामिल हुई थी। वो जी हमारी कब सुनती हैं, वो बेचारगी से बोली। ओह, फाका ने एक गहरा सांस लिया। अपनी नाराजगी और जिद्दीपन में वो अपने हकीकी रिश्तों तक की नहीं सुनती थी, ये तो फिर मुलाजिम थे। बेगम साहिबा, शहरी बीबी का पांव जख्मी हो गया था, इतना खून बहा था, इतना बड़ा कट लगा था, वो बता रही थी और फाका एकदम परेशान हो गई। माय गॉड, कैसे जख्म लगा? उनकी आवाज कतरे बुलंद हुई। पता नहीं, मुझे तो उन्होंने डांट दिया था, फिर खुद ही मरहम पट्टी कर ली थी। मैंने कहा भी था कि आपको कॉल कर दूं या डॉक्टर को बुला लें, तो भी डांट दिया था। उफ, एक तो ये लड़की भी ना। उनके दिल पर बोझ बढ़ा। कब आएगी, कुछ बताया उसने? उन्होंने धीमे से पूछा। नहीं बीबी जी। ठीक है, उसके कमरे की अच्छी तरह सफाई करवा दो, एहतियात से, और ख्याल रखना कमरे में कालीन पर कोई कांच भी बाकी ना रहे। नए पर्दे निकाल कर लगा देना और बेडशीट्स भी बदल देना। उनके अंदर की टिपिकल घरेलू औरत फिर एकदम बेदार हुई थी। जी बीबी जी। उन्होंने जुबैदा को चंद एक और हिदायत दी और फिर कॉल बंद कर दी। साथ बराजमान खातून ने उन्हें फिर देखा था। क्या बात है? कुछ नहीं, बस मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं तो घर कॉल की थी, उन्होंने संजीदगी से कहा और अपना रुख दूसरी खवातीन की तरफ कर लिया। उनका इरादा अब कुछ मिनट बाद यहाँ से रवाना होने का था। वो मार्केट आई और उसने वहां से काफी सारा सामान खरीदा था। कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ कपड़े और कुछ खिलौने लिए थे। वो ये सारा सामान लेकर गाड़ी में आ बैठी, फिर गाड़ी ड्राइव करते एक खास सिमत की तरफ आ गई। काफी रकबे पर फैली नई और जदीद तर्ज की बनी 2 मंजिला बिल्डिंग के सामने उसने गाड़ी रोकी थी। दारुल अतफाल, ये एक ऐसी जगह थी जहां आकर वो हमेशा बहुत सुकून महसूस किया करती थी। यहाँ के बच्चे उससे बहुत मानूस थे। चौकीदार ने उसे देखते ही मुस्कुराकर सल्यूट किया था और गेट खोल दिया था। शहरीना अंदर चली आई। वो महीने में 1-2 बार यहाँ जरूर आती थी। यहाँ की इंतजामिया उसके आने जाने से बहुत खुश होती थी। बच्चे लॉन में खेल रहे थे। शहरी आपी आ गई, शहरी आपी आ गई। वहाँ हर तरफ शोर बुलंद हुआ। बच्चे भाग भाग कर उसके गिर्द जमा हो रहे थे। वो मोहब्बत और शफकत से सब बच्चों से शेक हैंड कर रही थी। लास्ट सेमेस्टर में उसे सोशल वर्क के हवाले से एक प्रोजेक्ट मिला था। वो कुल 5 मेंबर्स थे, जिनमें एक जैन शाह भी था। उन्होंने चैरिटी शो का इनेकाद किया था और काफी सारी रकम जमा की थी। बहुत से लोगों ने ताउन किया था। कुछ हजरात ने पब्लिसिटी के लिए काफी रकम दी थी, कुछ ने वाकई अल्लाह के खौफ से रकम दी थी। उसके बाद उन्होंने वो तमाम रकम कॉलेज काउंसिल के तहत मुख्तलिफ इदारों को दे दी थी, जिनमें से एक दारुल अतफाल भी था। जब वो रकम देने के लिए अपने ग्रुप के साथ यहाँ आई थी, मुख्तलिफ तहाइफ और पैकेट्स लेकर, तो यहाँ की इंतजामिया ने उन सब का काफी पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया था। बाकी इदारे उनका सोशल वर्क शहरीना को कतई मुतासिर न कर सका था, लेकिन इस इदारे में मौजूद बच्चों और उनके लिए किए जाने वाले काम ने उसे बहुत मुतासिर किया था। ये इदारा 2 बूढ़े मियाँ बीवी का था। उनके पास काफी रकम थी और कुछ जमीन भी, लेकिन बुढ़ापे का सहारा औलाद न थी। उन्होंने एक यतीम खाने से 2 बच्चों को अडॉप्ट किया था, लेकिन बड़ा होने के साथ अपनी जिंदगियों में सेटल होने के बाद वो दोनों उन बूढ़े मियाँ बीवी को छोड़कर चले गए। उन दोनों के रद्द अमल ने उनके दिल को तोड़ तो जरूर दिया था, लेकिन उनके अज़म को न तोड़ सके थे। उन्होंने अपनी दौलत और जायदाद किसी नेक काम में लगाने के लिए इस इदारे की इब्तिदा की थी। शुरू में उन्होंने सिर्फ चंद यतीम बच्चों से आगाज किया था, उसके बाद एक चेन सी बनती गई और फिर कुछ हजरात ने ताउन करना शुरू किया तो बहुत से मुस्तहिक बच्चे इस इदारे में आना शुरू हो गए थे।
ये लोग सिर्फ खिदमत खल्क समझकर सवाब की नीयत से ये खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और शहरीना को उनकी यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी। शुरू में वो महज मदद के ख्याल से आया करती थी। वो पापा की हेल्प से इन लोगों को काफी कुछ डोनेट कर चुकी थी। फिर जैसे यहाँ आना उसके लिए जहनी सुकून की वजह बनता चला गया, तो वो अक्सर जब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होती तो वो यहाँ आ जाया करती थी। उस वक्त भी वो बच्चों से मिलकर कुछ रिलैक्स हुई थी। उसने बच्चों को चीजें बांटना शुरू कर दी थी, खिलौने, कपड़े, खाने पीने की चीजें। बच्चे बहुत खुश थे। वो कुछ देर इंतजामिया के पास रही, फिर बच्चों के साथ बिल्डिंग के अहाते में ही बने प्ले ग्राउंड में आ गई थी। बच्चों के साथ मिलकर छोटी मोटी सरगर्मियां सर अंजाम देते उसने अपने जहन को मसरूफ रखने की कोशिश की थी। वहां वो असर तक रही थी। उसका मोबाइल बंद हालत में उसके बैग में पड़ा हुआ था। वो गुजरे वाकयात को याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन लाहौर में गुजरे दिन, अफगन के साथ होने वाली झड़पें और खुसूसन निकाह का वाकया बार बार जहन की सतह पर जगमगाने लगा तो उसके लिए अपने एहसासात और जज्बात पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो गया था। उस्मान फारूक तो उसके आइडियल इंसान थे। उसकी हर छोटी बड़ी बात को अहमियत देने वाले, छोटी बड़ी बात को खैर मकदम करने वाले, इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेहिस इंसान बन गए थे, जिनके नजदीक सिर्फ और सिर्फ अपने बड़ों की ख्वाहिशात और फैसले अहम थे। वो उस्मान फारूक के उस दो टोक अंदाज को लेकर अभी तक बेयकीन थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उस्मान फारूक उसकी नाराजगी से बहुत अच्छी तरह बाखबर थे। उसके अंदर की तोड़ फोड़ उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। उसके बावजूद उन्होंने दोबारा से इस मामले पर कुछ कहना तो दूर की बात, उससे हम कलाम होना भी गवारा न किया था। वो बहुत तकलीफ में थी। उसकी मर्जी और ख्वाहिश के बरक्स उसे एक ऐसे शख्स से मुंसलिक कर दिया गया था जिसे पसंद करना तो दूर की बात, वो उसे अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझती थी। उसका जी चाह रहा था कि सारी दुनिया को तहस नहस कर दे, अपने वजूद समेत हर चीज को आग लगा दे। असर के बाद बच्चों को अल्लाह हाफिज कहती वो दोबारा गाड़ी में आ बैठी थी। घर वापस जाने का उसका दिल नहीं कर रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाल कर ऑन किया तो फाका के लातादाद मैसेजेस थे। Where are you, Sherry? I am sorry. Please, Sherry, pick up my call. Are you okay? Please, on your number. उसने गुस्से से सब मैसेजेस डिलीट कर दिए। वो इस वक्त किसी से भी राब्ते में नहीं रहना चाहती थी। उसने इग्निशन में चाबी घुमाई और एक अनजानी सिमत की तरफ गाड़ी मोड़ दी थी। फायका अजहद परेशान थी। टीपू अपनी रूटीन के मुताबिक उठा और वो दोस्तों के साथ बाहर निकल गया था। फायका शिद्दत से शहरीना की मुंतजर थी। उन्होंने कई बार उसके नंबर पर ट्राई की, लेकिन उसका नंबर ही बंद था। उन्होंने मैसेजेस सेंड किए और फिर शहरीना के आने की मुंतजर रही, लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था उसकी आमद के कोई आसार दिखाई न दे रहे थे। उन्होंने चंद बार उस्मान से भी राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो बहुत बिजी थे और कॉल उनके सेक्रेटरी ने रिसीव की थी। उनकी तरफ से नाउम्मीद होकर उन्होंने लाहौर कॉल की, फायजा से बात की और फिर अम्मा से। अम्मा भी अभी भी वहीं थी। उन्होंने कुछ दिन मजीद वहां रुकना था। शहरी बेटी कैसी है उन्होंने पूछा तो फाका ने तमाम बात उन्हें बता दी, शहरीना के तमाम रिएक्शन और रद्द-ए-अमल समेत। अच्छा, वो दूसरी तरफ अफसरदा हुई थी। उन्होंने तो ये सब अफगन और शहरीना की बेहतरी के लिए किया था। तुम कहो तो मैं बात करूं शहरी बेटी से? वो हम सबसे बेहद बदगुमान हो चुकी है। उसे कुछ भी कहना सुनना बेकार है। वो जज्बातियत की जिस सतह पर है वहाँ वो हमेशा अपना नुकसान करती है, किसी की एक भी नहीं सुनती। लेकिन मैंने तो ये सब दोनों की बेहतरी की खातिर ही किया था। मुझे नहीं इल्म अफगन और उसके दरमियान ऐसा क्या इशू हुआ है जो वो इस कदर हाइपर हो रही है। अम्मा भी उस्मान से तो वो वैसे भी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसकी नाराजगी का सारा नजला मुझ पर ही गिरेगा। मैं आ जाऊं कुछ दिन के लिए? मुझसे तो वो वैसे भी बड़ी मोहब्बत करती है। पास रहकर प्यार और मोहब्बत से बात करूंगी तो शायद समझ ही जाए। आप प्लीज आ जाएं। इन हालात में वो मुझसे तन्हा हैंडल नहीं होने वाली। उस्मान का इतना टफ शेड्यूल है, वो घर पर ही इतना कम रहते हैं। उससे बात करते वक्त भी दो टोक अंदाज होगा। जवाबन शहरीना समझने के बजाय मजीद बिगड़ेगी। तसल्ली रखो, शायान और जूबिया के मकलावे की रस्म कल होगी। वो हो जाए तो मैं एक दो दिन में आ जाऊंगी।
फाका ने एक सुकून भरा सांस लिया। उन्होंने कुछ देर और बात की, फिर कॉल बंद की तो वक्त देखा, मगरिब का वक्त हो रहा था। मगरिब के बाद गेट पर गाड़ी का हॉर्न गूंजा तो अपने कमरे में मौजूद फाका को लगा कि जैसे उनकी सांस में सांस आई हो। वो उछलत में कमरे से निकली और फौरन बाहर आई थी। शहरीना गाड़ी खड़ी करके अंदर ही आ रही थी। उसका रुख अपने कमरे की तरफ था। कहाँ थी तुम? फाका ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। उसने अजनबी निगाहों से माँ को देखा और फिर जवाब दिए बगैर अपने कमरे की तरफ चल दी। शहरी, व्हाट इज दिस? उन्हें उसका रवैया बहुत खल रहा था। शहरीना रुके बगैर लड़खड़ा कर चलते अपने कमरे की तरफ आ गई थी। उसने दरवाजा खोला तो सामने साफ सुथरा सिमटा सिमटाया कमरा मुंतजिर था। वो कमरे में दाखिल हुई। फाका भी पीछे ही थी। पाँव को क्या हुआ है? उसने की चेन और बैग बिस्तर पर उछाला और खुद भी बिस्तर के किनारे पर गिरने वाले अंदाज में बैठी तो फाका ने पूछा, मुझे आपसे बात नहीं करनी, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। उसने जवाबन गुस्से से कहा, शहरी, डोंट मिसबिहेव विद मी, व्हाट इज आवर रिलेशन, डोंट फॉरगेट इट। उन्होंने सख्ती से कहा तो शहरी ने बैग उठाकर कालीन पर पटक दिया। आप सब लोग धोखेबाज और चीटर्स हैं। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और पापा, मुझे उनसे ही उम्मीद न थी। इस कदर एजुकेटेड होकर खवातीन के हुकूक और फराइज की बात करने वाले अपने ही घर में अपनी बेटियों के साथ इस तरह सलूक करते हैं। अनबिलीवेबल। पापा डिप्लोमेटिक हैं, पक्के पॉलिटिशियन, अप्रोच रखने वाले सियासी इंसान, लेकिन उन्होंने तो रिश्तों में भी सियासत शुरू कर दी। मैं उनको आइडियल मानती थी और उन्होंने मेरे साथ क्या किया? मेरी रजामंदी जानना तो दूर की बात, मुझे बताना तक गवारा न किया। मैं गांव की पली बढ़ी एक जाहिल सा बैकग्राउंड रखने वाली भेड़ बकरी न थी जिसे मर्जी से खूंटे से बांध दिया और जवाबन वो मैं तक तंग करे। अनबिलीवेबल। वो बोली नहीं, फटी थी। फाका ने एक गहरा सांस लिया। वो उसके पास बिस्तर के किनारे पर टिक गई थी। आई एम सो सॉरी बेटा, अम्मा भी की ख्वाहिश थी ये, और तुम्हारे पापा भी राजी थे। मुझे इल्म होता कि तुम इस मामले में इस कदर सीरियस हो तो मैं कोई स्टैंड ले लेती। अम्मा भी ने कहा कि बस छोटे मोटे इख्तलाफात हैं। अफकन ने तुमसे सॉरी कहा तो बात खत्म हो गई थी। फिर आपस में जब रिश्तेदारी हो तो इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई या इख्तलाफात नहीं होते। मुझे अंदाजा ही ना था, वरना मैं ये सब ना होने देती। उन्होंने मोहब्बत से उसका हाथ थाम कर नदामत से कहा तो शहरीना का जी चाहा के फूट फूट कर रो दे, लेकिन वो कभी भी किसी के सामने नहीं रोई थी। वो समझती थी कि जो लोग दूसरों के सामने रोते हैं वो अपनी कमजोरियां उनके हाथों में थमा देते हैं, और वो कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उस वक्त भी लब खींच कर अपने ज़ब्त पर कंट्रोल रखे हुए थी। आई एम सॉरी बेटा, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो उसने एक गहरा सांस लिया। मुझे अम्मा भी से भी शिकवा है, वो सब जानकर भी अनजान बन गई। उन्होंने आप दोनों को इस तरह करीब किया। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो समझ न सकूं। मुझे पापा से ऐसे बिहेव की उम्मीद न थी। उनका एटीट्यूड बिल्कुल रिवायत पसंद वाला था। मैं उनकी पढ़ी लिखी बेटी थी, कोई गांव की अनपढ़ जाहिल औरत न थी। अब जो होना था हो गया। अफगन अब इस घर का दामाद है। तुम्हारे पापा को वो वैसे भी बहुत पसंद है। अम्मा भी उछलत का मुजाहरा ना करती तो भी उन्होंने तुम्हारी शादी अफगन से ही करने का फैसला कर रखा था। फाका ने कहा तो शहरीना ने गम और गुस्से से उन्हें देखा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर मुसीबत और तकलीफ को नसीब का लिखा समझकर कबूल करके बिल्कुल मायूस होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। पापा और अम्मा भी को अपना ये फैसला वापस लेना होगा, वरना। इस वरना के बाद शहरीना के अंदाज में एक फैसला कुन कैफियत और सफाकी थी। फाका उसके चेहरे का अटलपन देखकर अंदर ही अंदर खौफजदा हो गई थी। तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। उन्हें शहरीना को इस वक्त समझाने से ज्यादा नॉर्मल करना ज्यादा बेहतर लगा। जो फैसला बड़े कर चुके थे उसको अब बदलना नामुमकिन ही तो था, लेकिन शहरीना को समझा लेना उससे भी ज्यादा नामुमकिन था। फिलहाल वो उसे ज़हनी तौर पर पुरसुकून रखना चाहती थी। निकाह हो चुका था और अब कुछ भी नहीं हो सकता था, सो उन्होंने शहरी को ही ज़हनी तौर पर हैंडल करने की कोशिश की थी। शहरीना ने खामोशी से उन्हें देखा और फिर उठकर वॉशरूम में चली गई। फाका ने एक गहरा सांस लिया। शहरीना को समझाना जान जोखों का काम था। अपने बाप की तरह वो भी हद से ज्यादा इंतहा पसंद तबीयत की मालिक थी। न जाने ये ऊंट अब किस करवट बैठने वाला है।
उन्होंने वॉशरूम के दरवाजे को घूरते बड़ी असियत से सोचा था। उस्मान रात गए घर लौटे थे। उन्होंने शहरीना का सरसरी सा पूछा था। शहरीना अपने कमरे में ही बंद थी। सच शुक्र कि उसने खाना खा लिया था। मुलाजमा उसका खाना उसके कहने के मुताबिक कमरे में ही दे आई थी। उस्मान लेट आए थे। डिनर वो बाहर कर चुके थे। वो सख्त थके हुए थे। वो सीधा कमरे की तरफ आ गए थे। कुछ देर बाद वो बिस्तर पर लेटे तो फायका भी शब-ख्वाबी का लिबास पहनकर उनके पास आ बैठी थी। मैंने आज सारा दिन कई बार आपको कॉल की थी, उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया। हाँ, सेक्रेटरी ने बताया था। कम से कम कॉल बैक ही कर लेते, उन्होंने संजीदगी से कहा तो उस्मान ने सरसरी निगाह से अपने पहलू में बैठी अपनी खूबसूरत बीवी को देखा। इस कदर खूबसूरत बीवी होने के बावजूद ना कभी उनके चेहरे का रंग बदला था और ना ही उनके जज्बात में तलातुम बरपा हुआ था। वो फायका के मामले में खुद को बहुत सर्द सा महसूस करते थे। इस वक्त भी उन्होंने एक पल देखने के बाद आंखें मूंद ली थीं और फायका ने बेबसी से शौहर को देखा था। दुनिया उनको एक आइडियल कपल कहती थी, इसमें कोई शक भी ना था। ना ही उनकी वजाहत में कोई कमी थी और ना ही फायका की खूबसूरती और सोबरपन में। वो दुनिया के सामने एक मोहब्बत करने वाले कपल के तौर पर आए थे, लेकिन अंदर से दोनों क्या थे ये कभी कोई भी नहीं जान सका था। ना बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले वालिदैन और ना ही फायका से बर वक्त राब्ते में रहने वाले। मैं बिजी था, मेरे पास वक्त नहीं था, कुछ तवक्कुफ के बाद जवाब दिया। कोई अहम कॉल भी हो सकती थी। फायका ने फिर पत्थर से सर फोड़ा। इस वक्त मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम अपनी इन शिकायत का पेंडोरा बॉक्स फिर कभी खोल लेना। वो करवट बदल गए, अंदाज कतई था। मैं शिकायत लेकर नहीं आई, अपनी जात से मुताल्लिक कुछ कहना तो मैंने सीखा ही नहीं। उनके अंदर भी एक उबाल उठा था। करवट बदल कर लेते उस्मान फारूक की आंखें खुल गई थीं, ताहम करवट अभी भी बरकरार थी। तो फिर आपकी औलाद से मुताल्लिक कुछ बात करनी है। फायका का जब्त कमाल का था। उस्मान फारूक ने पलट कर देखा। फायका आज हद संजीदा थी। क्या कहना चाहती हैं? शहरी के बारे में कहना है। क्या हुआ है शहरी को? वो उठकर बैठ गए थे। अंदाज अब भी संजीदा ही था। वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, उसने साफ कह दिया है मुझसे, और ना ही इस रिश्ते को कबूल करती है, बल्कि वो इस रिश्ते को खत्म करने का कह रही थी। तो आपने उसे समझाया नहीं? उनका अंदाज तंजिया था। फायका के अंदर उनके तंज ने जैसे एक भांबर सा जला दिया था। वो उस उम्र से निकल चुकी है जब मेरे लॉलीपॉप देने से बहल जाया करती थी। उन्होंने चंद सानिये फायका को देखा। क्या वो किसी और को पसंद करती है? फायका ने एक गहरा सांस लिया। अफकन जैसे हर लिहाज से मुकम्मल इंसान के रिश्ते से इनकार वो क्या कोई भी ये सोच सकता था। मेरी शहरीना से इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। तो करें, फाइनल बात करें उससे। ख्वामखा कोई भी ऐसे अच्छे रिश्ते से इनकार नहीं कर सकता जब सामने कोई वजह न हो। उस्मान के अल्फाज में फिर कोई तंज था। फाका के अंदर चलने वाले भांबड़ों में एकदम शिद्दत आई थी। मैं उससे इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकती। क्यों? वो खामोश रही। उस्मान तंजिया मुस्कुराए। शायद आपको अपनी तरबियत पर शक है जो उससे इस सिलसिले में बात करने से कतरा रही हैं। प्लीज उस्मान। उस्मान के इस तंज पर उनके अंदर की औरत एकदम शिद्दत से चीखी थी। वो एकदम पुरसुकून हुए थे। फाका को इस तरह अजियत पहुंचाने में शायद उनकी किसी अंदरूनी हिस्स को तस्कीन मिलती थी। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं शहरी से आपसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। इतनी मोहब्बत तो मैंने कभी आफाक और टीपू से भी नहीं की। आप शहरी से मेरी मोहब्बत पर शक नहीं कर सकते। उन्होंने मुतमईन निगाहों से बीवी को देखा। तो फिर शहरीना से इस सिलसिले में बात करें, उससे अफगन को रद्द करने की वजह पूछें, और हाँ, ये अच्छी तरह समझा दें कि अफगन अब उसका शौहर है। हमने दोनों का रिश्ता सारी उम्र के लिए जोड़ा है। ये हमारे किसी एक लम्हे की भूल नहीं है और न ही हमने जज्बात में आकर ये रिश्ता तय किया है। अम्मा भी और फायजा भाभी दोनों ने हमें किसी पर्दे में नहीं रखा। अफगन और शहरी के दरमियान होने वाली तमाम झड़पों से मुताल्लिक तफसील से बताया था, और ये भी कि रक्षंदा खातून का बगौर जायजा लिया था और फैसला किया था। अफगन और शहरीना का रिश्ता तय करना हम सबका आज या कल का नहीं, बल्कि काफी साल पहले का फैसला था। अम्मा जी ने मुझे एतमाद में लिया था। उनका ख्याल था कि इससे पहले के दोनों के दरमियान बदगुमानियां या इख्तिलाफात मजीद बढ़े, हमें दोनों का निकाह कर देना चाहिए। उस्मान साहब ने तफसीलन बताया।
وہ اپنے فیصلے، اپنے دل کی باتیں یا اپنے طے کردہ فیصلے کسی سے ڈسکس نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ فائقہ سے بھی نہیں، لیکن وہ ابھی انہیں بتا رہے تھے۔ فائقہ نے ایک گہرا سانس لیا، تبھی وہ شہرینہ کے رویوں پر اس قدر خاموش تھے، ورنہ بیٹی کی چھوٹی سے چھوٹی بات اور حرکت کو وہ ضرور نوٹ کیا کرتے تھے۔ آپ یہ سب مجھے بھی بتا سکتے تھے؟ فائقہ کے دل میں عجیب سی خلش پیدا ہوئی۔ دونوں بظاہر بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، لیکن دونوں کی زندگی ندی کے دو پارٹ تھے جو کبھی مل نہیں سکتے تھے۔ تو آپ کیا کر لیتی؟ نکاح کی جگہ ان کی رخصتی کروا دیتی؟ ان کا انداز اب پھر تنزیہ ہوا۔ فائقہ نے شکوہ کناں نظروں سے عثمان فاروق صاحب کو دیکھا، لیکن شاید وہ ان نظروں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے یا سمجھ کر انجان بن جاتے تھے۔ بہرحال اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ شہری کو اس رشتے کے لیے قائل کریں۔ ہم نے یہ رشتہ توڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے بنایا ہے، اور یہ بات شہری کو بھی اچھی طرح سمجھا دیں۔ میں بار بار وضاحتیں پیش کرنے کا عادی نہیں ہوں، یہ آخری اور فائنل گفتگو تھی۔ اب شہرینہ آپ کا ہیڈک ہے، اس سلسلے میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا۔ وہ قطعی انداز میں کہہ کر بستر پر دراز ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اب اس ٹاپک پر قطعی بات نہیں کریں گے۔ اگر شہرینہ نہ مانی تو؟ وہ خائف تھیں، شہری کے رویوں سے، اس کے ضدی اور دو ٹوک انداز سے۔ حیرت ہے، آپ تو اس سے بے پناہ محبت کی دعوے دار ہیں۔ محبت تو بڑے بڑوں کو رام کر لیتی ہے، وہ تو پھر نرم و نازک احساسات اور جذبات والی ایک عام سی بچی ہے۔ فائقہ نے ان کے اس طنزیہ انداز پر لب کھینچ لیے تھے۔ وہ کروٹ بدل کر آنکھیں بھی بند کر چکے تھے۔ اب ان سے کچھ بھی کہنا سننا بے فائدہ تھا۔ وہ پرسوچ نظروں سے ان کو بس دیکھے گئی تھیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز لائٹ آف کر دیں، انہوں نے کہا تو فائقہ ایک گہرا سانس لیتے لائٹ آف کرتے بستر سے اتر گئی تھی۔ شہرینہ 10 بجے تک کمرے سے نہ نکلی تو فائقہ اس کے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کھڑکیوں پر پڑے پردے اسی طرح برقرار تھے۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر کمرے کے گھٹے گھٹے سے ماحول کو محسوس کیا تو آگے بڑھ کر لائٹس آن کر دی تھی۔ کھڑکیوں سے پردے ہٹائے تو چمکتے سورج کی تیز روشنی سے کمرے کی تاریکی ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ فائقہ شہرینہ کی طرف آئیں، وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے جھک کر اسے پکارا تو وہ نہ بولی۔ انہوں نے بہت آوازیں دی تو اس نے آنکھیں کھول کر ان کو دیکھا۔ کیا بات ہے، ابھی تک اٹھی نہیں؟ انہوں نے پوچھا تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھے گئی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سوجی ہوئی تھیں، یقیناً وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ فائقہ کے اندر شدید قسم کا افسوس پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے شفقت سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھنا چاہا تو اس نے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اتنی دیر تک تم کبھی نہیں سوتی نا، اور آج سنڈے بھی نہیں تو سوچا دیکھ لوں۔ شہرینہ اٹھ کر بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پاپا گھر پر ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو صبح ہی صبح نکل گئے تھے۔ رات کو کب آئے تھے؟ کوئی 11 بجے کے قریب آئے تھے۔ آپ نے ان سے بات کی؟ اس نے بغور دیکھتے پوچھا تو فائقہ نے نگاہیں چرائیں۔ وہ کافی تھکے ہوئے تھے، ڈنر بھی باہر سے ہی کر آئے تھے، موقع ہی نہیں مل سکا بات کرنے کا۔ شہرینہ نے بغور دیکھا، اس کے اندر شدید تلملاہٹ سی پیدا ہوئی تھی۔ وہ واقعی اتنے بے حس ہیں یا بن گئے ہیں؟ میں ادھر شدید ٹینشن میں تڑپ رہی ہوں اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آ کر مجھ سے پوچھ ہی لیں۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے، ان کے لیے اپنی سیٹ، اپنی میٹنگز، اپنے غیر ملکی دورے اور نہ جانے کیا کیا اہم ہے سوائے اپنی اولاد کے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں حد سے زیادہ ڈیمانڈز کرتی ہوں۔ وہ بزی انسان ہیں، ہمیں پریکٹیکل ہو کر سوچنا چاہیے۔ اس طرح کے ایموشنز، اس طرح کی فیلنگز ایک قابل سیاستدان کی اولاد کو سوٹ نہیں کرتے۔ آج سے پہلے تک میں ان کے اسٹیٹس کو اپنے لیے باعث فخر استعمال کرتی تھی، لیکن اب نہیں کروں گی۔ انہوں نے افغان سے میرا رشتہ بھی اپنے انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا ہے نا، لیکن میں ان کے کسی بھی خواب کی تعبیر نہیں بنوں گی۔ وہ اگر جذباتی ہونے میں دیر نہیں لگاتی تھی تو بدگمان ہونے میں بھی دیر نہیں لگاتی تھی۔ فائقہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ انہیں تمہاری بہت پرواہ ہے، صبح جاتے وقت مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تم سوئی ہوئی تھی سو تم سے مل نہیں سکے، انہوں نے کہا تو شہرینہ نے سر جھٹکا۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما لیکن اگلے ہی پل ٹھٹک گئی تھی۔ شہری، تمہارا ہاتھ تو بہت گرم ہو رہا ہے۔ شہرینہ کا ہاتھ بہت تپ رہا تھا، وہ فوراً محسوس کر گئی تھی۔ تمہیں بخار ہے کیا؟
उन्होंने मजीद कहा। शहरीना ने एक गहरा सांस लेते फायका के हाथ से हाथ खींच लिया। कुछ नहीं हुआ मुझे, उसने टाला। मैं नाश्ता बनवाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। टीपू तो कॉलेज चला गया है, हम दोनों बैठकर मजे से नाश्ता करते हैं। आपके पास भी भला कहाँ टाइम होगा किसी के पास बैठकर नाश्ता करने के लिए। अभी आपको कहीं से कॉल आ जाएगी और आप भी चली जाएंगी। वो माँ से भी बदगुमान थी। नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उठो फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं, उन्होंने कहकर फिर उसे उठाया। पता नहीं शहरीना का क्या मूड था, ताहम उसने नाश्ते से इनकार नहीं किया था। फायका उसे फ्रेश होने का कहकर खुद किचन में आ गई थी। सुबैदा को फटाफट अच्छा सा नाश्ता बनाने का कहा। कुछ देर में नाश्ता तैयार था, तब तक शहरीना भी आ गई थी। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। तुम्हारे पाँव का जख्म अब कैसा है, उन्होंने नाश्ते के बाद पूछा। अच्छा है, डॉक्टर को बुलवा लेती हूँ, एक बार उसे दिखा लेते हैं। इट्स ओके। आज उसका मिजाज कदरे बेहतर था। खुद ही घर में मौजूद टैबलेट्स में से बुखार, दर्द और जख्म क्योर करने की टैबलेट्स निकाल लाई थी। शहरीना के इनकार के बावजूद उन्होंने जबरदस्ती उसे मेडिसिन दी थी। वो कुछ देर शहरीना के साथ बिजी रही, फिर एक दोस्त की कॉल आ गई तो सुनने चली गई थी। शहरीना लाउंज में आ गई थी। उसने टीवी ऑन कर लिया था। टीवी के साथ साथ वो तेजी से मोबाइल के साथ भी बिजी थी। कुछ देर बाद फायका भी उसके पास सोफे पर आ बैठी। फायका ने नोट किया कि शहरीना की सारी तवज्जो मोबाइल की तरफ थी। टीवी तो वो बस बराए नाम देख रही थी। उन्होंने यूं ही सरसरी सा उसके मोबाइल की तरफ देखा। वो मैसेजेस पर किसी से बात कर रही थी। मैसेज के जरिए उन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया। स्क्रीन पर जगमगाता नाम जैन शाह। उन्होंने शहरीना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो उन्होंने कम ही शहरीना के चेहरे पर कभी देखी होगी। क्या वो किसी और को पसंद करती है? उस्मान का सवाल एकदम उनके जहन की सतह पर जगमगाया था। वो जैन शाह से कई बार मिल चुकी थी। एक अच्छे बैकग्राउंड वाला सुलझा हुआ लड़का था। वो कई बार शहरीना के साथ घर भी आया था। आज से पहले कभी भी उनके अंदर ने उन्हें नहीं उलझाया था और न ही उन्होंने कभी सोचा था कि ये लड़का क्लास फेलो से बढ़कर कुछ और भी हो सकता है। ये जैन शाह तुम्हारा क्लास फेलो है ना? उन्होंने खुद ही बात का आगाज किया तो तेजी से मैसेज टाइप करती शहरीना की उंगलियां एक सेकंड को थमी थी। क्यों, क्या हुआ? उसने माँ के चेहरे के तासुरात को पढ़ना चाहा। ही इज अ नाइस गाय, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। वो तारीफ कर रही थी। शहरीना मुस्कुरा दी। यस ऑफ कोर्स। स्टडी के अलावा क्या करता है? कुछ नहीं, अपना बिजनेस है, बाकी का सारा वक्त वहीं होता है। एक्सीलेंट, फायका ने सराहा। इंगेज्ड है? उन्होंने पूछा। आई डोंट नो, कभी इस सिलसिले में बात नहीं हुई। लड़का तो अच्छा है लेकिन अफगन के मुकाबिल कुछ कम है, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा सरसरी सा अंदाज बनाकर कहा था, लेकिन शहरीना ने चौंक कर माँ को देखा था। वो भला जैन शाह और अफगन का मुकाबला क्यों कर रही थी? उसके अंदर शदीद ख्याल ने अंगड़ाई ली। और फायका, वो जो शहरीना के चेहरे के तासुरात नोट कर रही थी, वो शहरीना के रुक जाने पर छिटक गई थी। यानी शहरीना जैन शाह में इंटरेस्टेड थी। अफगन का भला यहाँ क्या जिक्र? उसने उलझ कर पूछा। कुछ नहीं, वैसे ही जबान से फिसल गया था। शहरीना ने खामोशी से उनको देखा। वो रिमोट कंट्रोल उठाकर चैनल सर्चिंग में लग गई थी और कोई टॉक शो लगाकर बैठ गई थी। उनकी सारी तवज्जो टीवी की तरफ थी। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो शहरी? वो उनको मुसलसल देख रही थी। जब एकदम टीवी की आवाज धीमी करते उन्होंने उससे पूछा, क्या मतलब? यही कि क्या तुम किसी और को पसंद करती हो क्या? उन्होंने संजीदगी से सवाल दोहराया। आप ये क्यों पूछ रही हैं? उसने उल्टा उनसे ही पूछ लिया। अफगन की पर्सनालिटी, अखलाक, किरदार, फैमिली बैकग्राउंड, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं। इन सब खुसूसियात के बावजूद वो तुम्हें पसंद नहीं, तो इसका मतलब साफ यही हुआ कि या तो तुम्हारी जिंदगी में कोई और है जिसे तुम अफगन की जगह लाना चाहती हो, या फिर ये कि अफगन इन सब मेयारात पर पूरा नहीं उतर रहा जो तुमने तैयार कर रखे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मामा। फिलहाल इस लिहाज से मैंने कुछ नहीं सोचा। अफगन को रद्द करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो मुझे 2 नंबर लड़की समझ रहा था। उसने कई बार बराह रास्त मेरे मुंह पर मुझे 2 नंबर लड़की होने का ताना दिया था, और सबसे बढ़कर वो मुझे सख्त नापसंद करता है। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि जो इंसान मुझे पसंद नहीं, वो इंसान मेरी गुड बुक में से निकल जाता है, चाहे वो फिर कितना ही आला क्यों ना हो। कतई अंदाज था।
वो पसंद वाली बात बड़ी सफाई से टाल गई थी। बहरहाल अब ये उम्र भर का साथ है, उम्र भर के साथ यूं एकदम नहीं तोड़े जाते, उन्होंने समझाने वाले अंदाज में कहा तो शहरीना के चेहरे के जाविये बिगड़े थे। लेकिन मुझे अफगान से कोई रिलेशन नहीं रखना। मुझे सॉलिड रीजन बताओ ताकि मैं तुम्हारे पापा के सामने तुम्हारा दिफा कर सकूं। इस तरह इनकार की कोई वजह नहीं बनती। वो यही कहेंगे कि अभी तुम अफगान को पसंद नहीं करती, कुछ वक्त गुजर जाने के बाद हालात और रवैये बदलने से तुम पसंद भी करने लग जाओगी। वो शशोपंज में पड़ गई थी। अच्छी तरह सोच लो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, पसंद वसंद का मामला भी है, तो साफ कह दो। आई प्रॉमिस, फिर जहां तक हो सका मैं तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश करूंगी। वो उसका कंधा थपथपाकर कहकर उठकर अंदर चली गई थी और शहरीना वो खामोश और पुरसोच निगाहों से उनको जाता देखती रही थी। शायान और जूबिया के मकलावे की रस्म थी। वो लोग जाकर शायान और जूबिया को घर ले आए थे। घर में एक खूबसूरत सी रौनक लगी हुई थी। अफगान कल गांव वापस जाने के इंतजामात में था। अम्मा बी ने उसे बुलवाया। उस वक्त फराह, शायान और जूबिया भी वहीं थे। कल हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। वो उनके पास आया तो उन्होंने इत्तला दी। क्या मतलब? कौन कौन? वो हम का मतलब नहीं समझ सका था। फाका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कोई बुखार था। अब तुम्हारी वजह से दोहरा रिश्ता बनता है। सोच रही हूँ गांव के झमेलों से तो निकली हुई हूँ, क्यों ना कुछ दिन उधर भी रह आऊं। उस्मान भी शिकवा कर रहा था कि अम्मा आप मेरी तरफ चक्कर नहीं लगाती हैं, तो चली जाएं, असद को भी साथ ले जाएं। फरा भी फारिग है, उसे भी साथ ले लें। इस्लामाबाद का मौसम वैसे भी आजकल काफी अच्छा है, ये लोग एंजॉय करेंगे। उसने फौरन कहा। अम्मा भी मुस्कुराई। अशफाक से मैंने बात की है। शायान और जुबिया ने घूमने फिरने तो कहीं जाना ही है, तो मैंने सोचा ये लोग भी हमारे साथ चलें, उसके बाद जहाँ भी जाना हो निकल जाएं। अच्छा ख्याल है। मेरा तो ख्याल है शायान को मरी सवाद की तरफ जरूर चक्कर लगाना चाहिए। अफगान का मूड इस वक्त बिल्कुल फ्रेश था, सो उसने मुस्कुराकर मशवरे दिए। वो तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, हम अम्मा भी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। शायान ने भी बताया। तुम तैयार रहना, तुमने भी हमारे साथ ही चलना है। अम्मा भी का एक और हुक्म नाफिज हुआ तो अफगान चौंका। मैं? उसने अपनी तरफ उंगली उठाई। आई एम सॉरी। वो फौरन माजरत ख्वाह हुआ। मेरे पास इस कदर एक्स्ट्रा वक्त नहीं है, 2-3 केसेस हैं, उनको हैंडल करना है। आप लोग जाएं, एंजॉय करें, मैं फिर कभी सही। नहीं भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा, आप भी चलिएगा, बहुत मजा आएगा। फरा तो फौरन इस्रार करने लगी। लेकिन मैं नहीं जा सकता। कुछ नहीं होता अफगान भाई, हम सब जा रहे हैं ना, चंद दिन के लिए चलें, फिर आकर काम भी देख लीजिएगा। सुबिया ने भी कहा तो उसके बाद सभी उसके सर हो गए थे। अम्मा भी इसरार कर रही थी। सबके इसरार के सामने अफगान की एक न चली थी। मजबूरन उसे हामी भरना ही पड़ी। उसके मान जाने पर सभी बहुत खुश हुए थे। अफगान का ख्याल था कि बाय प्लेन जाया जाए, लेकिन जुबिया और फराह का ख्याल था कि बाय रोड चलना चाहिए। अफगान को उनकी बात मानना पड़ी थी। वो लोग बाय रोड आए थे। थकन तो बहुत हो गई थी। कई जगह रुककर खाया पिया जा रहा था, जगह जगह रुककर तस्वीर बनवाई थी। वो लोग तो खूब एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही मजे का सफर था, जो अफगान भी एंजॉय कर रहा था। अम्मा भी कभी सो जाती थी और कभी जाग जाती। फरा और जुबिया एक दूसरे को भरपूर कंपनी दे रही थी। शायान और अफगान थोड़ी थोड़ी देर बाद ड्राइवर को रिलीफ देने के लिए खुद भी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। अफगान का इरादा अगले दिन वापस जाने का था, सो उसे न कोई फिक्र थी न ही टेंशन। वो लोग बखैरियत घर पहुंच गए थे। फरा का ख्याल था कि वहां किसी को भी इत्तला न दी जाए, वो लोग जाकर सरप्राइज दें तो ज्यादा बेहतर है। अफगान ने बात मान ली थी, सो वहां इत्तला न की गई थी। ताहम फायका अम्मा की आमद की मुंतजर थी। उनका ख्याल था कि आजकल में वो किसी भी वक्त आ सकती हैं, लेकिन जब ये सब लोग वहां पहुंचे तो फायका सबको देखकर एकदम हैरान रह गई थी। उनके लिए उन सब की आमद इंतहाई खुशगवार बात थी। शहरीना कॉलेज गई हुई थी और टीपू भी, जबकि बाय चांस आज वो घर पर ही थी। वो तो फौरन सबकी आओ भगत में लग गई। सुबिया बहुत कम इस्लामाबाद आई थी। उसे इस्लामाबाद, यहाँ का मौसम, इस शहर की खूबसूरती और पहाड़ बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। उसने सारा रास्ता खूब एंजॉय किया था और बहुत सारी तस्वीर भी बनाई थी। सुबिया बहुत ही फ्रेंडली तबीयत की मालिक लड़की थी। वो बहुत जल्द सब में घुल मिल गई थी।
खुसूसन फरा से उसकी बहुत बनती थी। अफगन भी उसे कजन और फिर भाभी की हैसियत से बहुत इज्जत दे रहा था। टीपू को शायान ने कॉल की तो वो फौरन घर आ गया, लेकिन शहरीना को फरा ने 1-2 बार कॉल की, लेकिन उसने रिसीव ही न की थी। फरा एक गहरा सांस लेकर रह गई थी, यानी वो अभी भी उसी मकाम पर थी। अम्मा भी बेटे के घर आकर बहू से मिलकर खुश थी। सभी थके हुए थे। फायका ने कमरे खुलवाए और सभी नहा धोकर कपड़े बदल कर फ्रेश हो गए थे। फायका ने मुलाजमीन के साथ मिलकर बहुत जल्द मजेदार से खाने का इंतजाम कर लिया था। वो लोग खाना खाकर कुछ देर आराम चाहते थे। सूफिया और शायान के लिए गेस्ट रूम खोल दिया था। अफगन के लिए आफाक के कमरे में इंतजाम किया था और शहरीना के कमरे में फरा ने रुकना पसंद किया था। अम्मा भी को भी उन्होंने एक कमरा दे दिया था। वो सभी 2-3 घंटे सोए थे, जबकि अम्मा भी फायका के साथ अफगन और शहरीना के रवैयों को ही डिस्कस कर रही थी। असर का वक्त करीब आ रहा था। शहरीना अभी तक नहीं लौटी थी। फायका ने उसे कॉल की थी। अव्वल तो उसने कॉल ही रिसीव न की, लेकिन दूसरी बार कॉल करने पर उसने कॉल रिसीव की तो फायका ने उसके घर आने के बारे में पूछा, जिस पर उसने बता दिया था कि वो कॉलेज से निकल चुकी है और कुछ देर में आ जाएगी। फायका ने उसे अम्मा भी और बाकी लोगों की आमद से मुताल्लिक इत्तला नहीं दी थी कि ख्वामखा उसका मूड खराब न हो जाए। वो घर आई तो लॉन में एक और गाड़ी खड़ी देखकर चौंकी। ये किसकी गाड़ी है? गाड़ी तो उसे ताया के घर की लग रही थी, लेकिन वो फिर भी तस्दीक करना चाहती थी। उसने ड्राइवर से पूछा, लाहौर से मेहमान आए हैं? कौन कौन है? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन 4-5 लोग हैं। शहरीना ने सर हिलाया। वो अंदर आई। वहां तो कोई भी न था। सुबैदा कॉरिडोर से गुजरी तो उसने उसे रोक लिया। कौन कौन आया है लाहौर से? एक तो वो भाई साहब हैं जिनकी शादी हुई है। उनकी बेगम तो बड़ी प्यारी हैं बीबी जी। वो बड़ा खुश होकर बता रही थी। ओह अच्छा, शायान और जूबिया भी आए हुए हैं। एक आपकी दादी है, एक और भाई साहब हैं, एक फरा बीबी हैं। उसने तफसीलन बताया। वो समझी कि अम्मा भी के हमरा शायान, जूबिया, फरा और असद आए होंगे। अफगन की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जा सका था। वैसे भी अफगन आए रोज इस्लामाबाद आता रहता था। कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद उसके चक्कर लग रहे होते थे। कभी कभार वो फायका से मिलने घर भी आ जाया करता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से वो घर आने के बजाय किसी न किसी होटल में ठहर जाता था। वो अपने कमरे में बैग व बुक्स रखकर वापस बाहर आ गई थी। फरा कमरे में न थी। उसका मूड किसी से भी मिलने का नहीं था, सिवाय जूबिया और शायान के। सुबैदा ने बताया था कि वो दोनों गेस्ट रूम वाले 2 कमरों में से किसी एक में थे। दूसरे में शायद असद था। वो उनकी तलाश में उनके कमरे तक आई थी। हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुलता चला गया। उसने अंदर दाखिल होकर देखा तो बिस्तर तो खाली था, बल्कि कमरे में कोई मौजूद न था। वो चलते हुए कमरे के बिल्कुल दरमियान में आ रुकी थी। शायान, उसने आवाज दी थी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और वहां से बरामद होने वाले शख्स को देखकर शहरीना एकदम साकित हो गई थी। शेर अफगन उसके सामने खड़ा था। वो बेयकीन हुई। वो इस कमरे में तो क्या, इस घर में भी इस शख्स को कबूल नहीं कर रही थी, लेकिन वो मुजस्सम हकीकत बना खड़ा था। वो एकदम पलटी। अफगन उसे सर निगाहों से बस देख रहा था। ना सलाम ना दुआ। वो फौरन कमरे से बाहर निकल गई थी। माय गॉड, ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? उसके अंदर उबाल से उठने लगे थे। ऐन उसी लम्हे साथ वाले कमरे से फराह भी निकली। अरे शहरी, तुम कॉलेज से आ गई? वो वालेहाना अंदाज में कहती हुई उससे लिपट गई। शहरीना इसी तरह साकित तो जामिद ही रही थी। अफगन को देखकर अब उसका किसी से भी मिलने को जी नहीं कर रहा था। कैसी हो? उसने मोहब्बत से पूछा। तुम्हारी तवक्का से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा बुरी। वो तल्खी से कहकर वापस शायान और जुबिया से मिले बगैर अपने कमरे की तरफ चल दी। फरा भी हमरा हो गई थी। बड़ा अचानक छापा मारा है तुम लोगों ने। बस अम्मा भी का अचानक प्रोग्राम बना तो सबने भी फौरन रख्ते सफर बांध लिया। सूबिया भाभी और शायान ने हनीमून के लिए जाना था। उनका ख्याल था कि 1-2 दिन में यहाँ से ही वो मरी और फिर कागान नारान की तरफ चले जाएंगे। वो उसके साथ चलती उसके कमरे में आ गई थी। अम्मा भी से तो वो वैसे भी मिलने वाली न थी। उन्होंने जिस तरह धोखाधड़ी और उजलत में उसका निकाह करवाया था, उसके बाद उसका दिल उनकी तरफ से बिल्कुल उचाट हो गया था। वो समझती थी कि इस सब की जिम्मेदार अम्मा भी हैं, बल्कि वो तो सबसे ज्यादा पेश थी। बल्कि सब कुछ उन्हीं के कहने के मुताबिक हुआ था। वो उनसे हद से ज्यादा बदगुमान हो चुकी थी। अम्मा भी आई हैं, जुबिया भाभी और शायान भी आए हुए हैं, और पता है कौन आया है? वो खामोशी से बिस्तर पर जा गिरी।
दूसरी तरफ फरा भी बैठ गई थी। पता है, मेरा इतना दिल कर रहा था तुमसे मिलने को, अम्मा भी का आने को दिल कर रहा था। अफगन भाई तो आने पर राजी ही ना थे, जबरदस्ती हमने मनाया। अगर अफगन भाई आने पर राजी ना होते तो हमने 1-2 दिन बाद खुद ही आ जाना था। मेरा, शायान भाई और जुबिया का प्रोग्राम तय था। बड़े पापा और बड़ी मामा कैसे हैं? फरा मुसलसल बोल रही थी, जवाबन उसे पूछना पड़ा। बिल्कुल A1, फर्स्ट क्लास। अपनी बड़ी बहू के लिए उन्होंने ढेर सारा प्यार भेजा है, कबूल करो। वो हंस कर बोली तो शहरीना ने घूर कर देखा तो वो हंसी। कहती हो तो उनके हिस्से का प्यार भी कर देती हूँ। वैसे अफगन भाई भी ये काम बखूबी सरंजाम दे सकते हैं। फरा का अंदाज शरारती हुआ। शराब, तुम जानती हो मुझे इस तरह के बेहुदा मजाक कतई पसंद नहीं। फरा खिलखिला कर हंसती। मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियस हूँ यार, जबकि उसकी निगाहों में भरपूर शरारत थी। शहरीना ने उसे खामोशी से देखा और बिस्तर पर दराज हो गई। फरा खामोशी से उसे देखने लगी, यानी वो अभी तक उसी मकाम पर थी। मैं सोने लगी हूँ, प्लीज मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। उसका अंदाज कतई था। फरा अपना समूह लेकर रह गई थी। उस्मान साहब घर जल्दी आ गए थे। वो दामाद, भतीजे, माँ और बच्चियों से मिलकर बहुत खुश हुए। शहरीना को भी बादल नख्वासा सबसे मिलना पड़ा। उस्मान ने कमरे से पैगाम भेजकर बुलवाया था। लाहौर से वापस आने के बाद उस्मान फारूक से उसका ये पहला सामना था। उसका रवैया सबके साथ बड़ा मिसफिट था। उन्होंने बतौर खास उसे अपने पास बुलवाया। वो उस वक्त अपने कमरे में ही थे। हमने अपनी औलाद में सबसे ज्यादा आपको अहमियत और फौकियत दी है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमने आपको कुछ भी करने की खुली छूट दे रखी है। आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं। ये लोग मेरे करीबी और खूनी रिश्तेदार हैं। इनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएं। अम्मा भी बता रही थी कि आप उनसे मिली तक नहीं। जाएं, उनसे सलाम करें, सबके साथ मिलें, गपशप लगाएं। मैं आपको अपने कमरे में मुकीद न पाऊं, ओके? शहरीना ने बहुत शिकायती नजरों से बाप को देखा था। वो कुछ भी कहे बगैर उनके पास से हट गई थी। लाउंज में सभी मौजूद थे। पापा भी उनके पास चले गए थे। वो अंदर ही अंदर जलती कुर्ती बाहर लाउंज की तरफ आ गई थी। कितनी अजीब सी बात थी, वो अपने ही घर में मिसफिट सी बनकर रह गई थी। वो वहां टहल रही थी जब फरा और जूबिया भी वहीं आ गई थी। वॉक हो रही है, वो भी अकेले अकेले। जूबिया ने कहा, यार हम तुम्हारे घर आए हैं, कुछ तो खासुल खास प्रोटोकॉल दो हमें। फरा ने कहा तो उसने गहरा सांस लिया था। मामा पापा प्रोटोकॉल दे तो रहे हैं ना? उसमें शक नहीं, छोटे मामू इज द बेस्ट। वो कह रहे थे वो मेरी खातिर सारी मीटिंग्स वगैरह छोड़कर आए हैं। उनके पास तो अपनी औलाद के लिए भी वक्त नहीं होता। इस बात के लिए तुम्हें वाकई उनका ममनून होना चाहिए, उसने तंजन कहा, जबकि फरा हंसती। भाई अब हम स्पेशल मेहमान हैं, खुसूसन तुम्हारे लिए। तुम्हारे हवाले से प्रोटोकॉल तो खासुल खास तो होगा ही ना। तुम तो मेरे दधियाल वालों की तरफ से ससुराली रिश्ते को लेकर इस तरह इतरा रही हो, कोई हाल ही नहीं तुम्हारा तो। सुबिया ने धप लगाई। वो खिलखिलाकर हंसी थी। वो लोग इधर उधर की बातों में लगी हुई थीं जब शायान आया। हमारा आउटिंग पर जाने का प्रोग्राम बन रहा है, जल्दी करो, तैयार हो जाओ तुम लोग। अरे वाओ! फरा और जुबिया तो फौरन एक्साइटेड हुई, जबकि शहरीना नॉर्मल ही रही थी। हरी अप, वो फौरन अंदर की तरफ बढ़ी, जबकि वो उसी तरह अपनी जगह पर कायम थी। शायान ने उसे देखा। चलो यार, तुम्हें नहीं जाना क्या? नहीं, मेरा मूड नहीं। वो अब कतई अंदाज लिए हुए थी। मूड बनाने से ही मूड बनता है। चलो जल्दी करो, तुम्हारी एक नहीं सुननी अब। वो उसका हाथ पकड़कर वापस अंदर की तरफ बढ़ा। शायान प्लीज जबरदस्ती मत करो। लेकिन वो शायान ही क्या जो सुन लेता। उसने लाकर उस्मान साहब के सामने खड़ा कर दिया। हम सब आउटिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये मान ही नहीं रही। उन्होंने बगौर शहरीना के बिगड़े तेवरों को देखा। जाएं शहरीना, तैयार हो जाएं। उस वक्त अफगन भी वहीं मौजूद था। दोनों कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। अफगन ने उसे एक संजीदा निगाह से देखा। जिद मत करें, जाएं, कतई अंदाज था। वो खून के घूंट पीती पलटी थी। वो लिबास तो बदल आई थी, लेकिन लिबास बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो जिद में पहनती थी। फायका ने उसे बगौर देखा। शहरी, कोई और लिबास नहीं था क्या? अफगन की निगाह में उसको देखते ही एकदम नागवारी छाई थी, और दोनों को देखती फायका ने फौरन नोट किया था। नहीं है, अगर अब किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं इससे भी बुरा लिबास पहन कर आऊंगी। वो धीमी आवाज में फुंकारी थी। वो पापा के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करती थी, लेकिन मामा के सामने उसके पर निकल आते थे।
फराज, जुबिया, शायान, टीपू और फाका के अलावा उस्मान और अफगन भी साथ थे। वो सब लोग 2 गाड़ियों में रवाना हुए थे। अम्मा भी ने थकावट का कहकर घर पर रहने को तरजीह दी थी। वो लोग पहले लोक वर्षा गए थे, उसके बाद मोनामेंट और दामने को में एक तरफ ओपन एरिया में मौजूद कैफे से उन्होंने खाना खाया था। वो इस शहर में उस्मान के मेहमान थे। वो एक दिन तो उनको बतौर खास दे ही सकते थे। वो उनको लेकर असेंबली हॉल आए थे। उसके अलावा भी छोटे मोटे मुकामात उनको दिखाए थे। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे सिवाय शहरीना के। वो सबसे लाताल्लुक खामोशी से सर झुकाए बस अपने आप में मगन हर जगह साथ मौजूद थी। शहरीना बिल्कुल खामोश थी। अफगन गाहे बगाहे लाशऊरी तौर पर शहरीना की खामोशी नोट करता रहा था। वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहता था, लेकिन शहरीना का सर्द अंदाज, लाताल्लुकी जाहिर करते तेवर, खदोखाल और लिबास अफगन को शहरीना को देखने पर मजबूर कर रहे थे। उस्मान साहब को एक कॉल आई थी। वो फाका को लेकर ड्राइवर के हमरा वापस चले गए थे, जबकि यंग पार्टी अभी भी वहीं मौजूद थी। टीपू के कुछ दोस्त गजल कॉन्सर्ट में गए हुए थे, वो उसे भी बुला रहे थे। टीपू ने शायान से जिक्र किया तो वो भी फौरन जाने पर आमादा हो गया था, जबकि अफगन ने इनकार कर दिया था। तुमने जाना है तो टीपू के साथ चले जाओ, लेडीज हमारे साथ हैं, मैं उनको साथ ले जाने के हक में नहीं हूँ, अफगन का कतई अंदाज था। शहरीना ने नागवार निगाहों से अफगन को देखा। ऐसे शोज, ऐसे कॉन्सर्ट पर जाना, दोस्तों के हमरा एंजॉय करना उनके घर आम सी बात थी। अफगन भाई, ये बहुत अच्छा क्लासिकल टाइप गजल कॉन्सर्ट है, मामा का जाने का मूड नहीं था, सो मैंने दोस्तों को पास दे दिए थे, वरना मैं, शहरी और मामा तो अक्सर ऐसे शोज में इनवाइटेड होते हैं, टीपू ने बताया। तब तुम लोग ऐसे गेस्ट चाहते थे, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं। अंदाज अब भी दो टोक था। शहरी ने बहुत तल्ख निगाह डाली उस पर और फिर टीपू को देखा। पास कहाँ है? शहरी ने पूछा। 3 पास थे जो हफ्ता पहले आए थे, मामा ने जाने से इनकार कर दिया था तो मैंने दोस्तों को दे दिए थे और एक खुद रख लिया था। दोस्तों के साथ जाने का प्रोग्राम था, लेकिन फिर शायान भाई आ गए तो फिर उनके साथ आउटिंग का प्रोग्राम बन गया था। वो वजाहत दे रहा था। सोचा था कि अगर जल्दी फारिग हो गया तो वहीं से दोस्तों के साथ निकल जाऊंगा, उसने बताया। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, वहां जाकर और पास ले लेना। वो फौरन जाने को तैयार हुई। अफगन ने नागवारी से देखा, जबकि फरा, जुबिया और शायान उस वक्त खामोश थे। फरा वजह जानती थी, जबकि जुबिया के लिए शहरीना का एटीट्यूड बिल्कुल नई बात थी। टीपू अगरचा शहरीना की नाराजगी और निकाह से मुताल्लिक इनकार के बारे में आगाह नहीं था, फिर भी इस वक्त वो शहरीना का रवैया और अफगन की नागवारी नोट कर गया था। इट्स ओके, अगर अफगन भाई मना कर रहे हैं तो नहीं जाते, फिर कभी सही। ये कौन होते हैं हमारे कहीं आने जाने के बारे में फैसला करने वाले? तुम जानते हो मैं ऐसी तमाम एक्टिविटीज में जरूर हिस्सा लेती हूँ, मैं जरूर जाऊंगी। उसने तो वाज़े अफगन की नफी करते अपने जाने पर इसरार किया तो वहां मौजूद खामोश तमाशाई बने बाकी तीनों नफूस फौरन मुतहरिक हुए थे, जबकि इतने वाज़े अल्फाज पर अफगन के चेहरे के उजलात में वाज़े खिंचाव पैदा हुआ था। छोड़ो भाई, ये गजल कॉन्सर्ट भी कोई देखने वाली चीज है? बोरिंग काम। मैंने तो खामखा ही टीपू के पूछने पर हामी भर ली थी। मेरा इरादा कहीं और जाने का है। क्यों यार, और कौन सी जगह हैं यहाँ जो तफरी के लिए अच्छी हैं? शायान ने फौरन बात बदल दी। बिल्कुल, बल्कि मैं सोच रही हूँ हम जो 1-2 दिन इधर हैं, इन्हीं दिनों में इस्लामाबाद अच्छी तरह घूम लें। सुबिया ने भी कहा तो माहौल में छाई कशीदगी में कदरे कमी आई थी। अफगन ने बेपरवाही से दूसरी तरफ मुंह करके बाहर की तरफ देखती शहरीना को देखा और फिर बाईं कलाई में बंधी रिस्ट वॉच को। रात बहुत गहरी हो रही है, मेरा ख्याल है फिलहाल तो घर चलना चाहिए। वैसे भी सफर की थकान के सबब नींद भी आ रही है। अफगन का अंदाज अब भी दो टोक था। शायान ने भी अपने मोबाइल पर वक्त देखा। रात के 11 बज रहे थे। वक्त वाकई काफी हो चुका था, जबकि शहरीना एक बार सबसे लाताल्लुक होकर बाहर देखने में महव हो गई थी। रात की तारीकी में गाड़ी साफ शफाफ रस्तों पर तेजी से रवां दवां थी। हाँ, थकन तो वाकई हो रही है, मेरा ख्याल है घर वापस चलना चाहिए, शायान ने भी कहा तो शहरीना ने एक गहरा सांस लिया। शायान ड्राइविंग कर रहा था। फ्रंट सीट पर अफगन शायान के साथ बैठा था। पिछली सीट पर सूबिया के साथ फरा बैठी हुई थी। फरा के साथ शहरीना थी और शहरीना के साथ स्मार्ट सा टीपू बैठा हुआ था। इसी दौरान शहरीना का मोबाइल बजने लगा। फरा और सूबिया मुख्तलिफ मुकामात से की जाने वाली शॉपिंग को डिस्कस कर रही थी। शायान टीपू से इस्लामाबाद में मौजूद
कुछ और पिकनिक पॉइंट्स के बारे में मालूमात ले रहा था, जबकि अफगन खामोश था। शरीना ने कॉल पिक की। हाँ जैन, बोलो। अफगन ने पलट कर देखा। सभी अपनी बातों में बिजी थे, हत्ता के टीपू भी। उसने कतई ध्यान नहीं दिया कि शहरीना के नंबर पर किसकी कॉल आई है और वो किससे बात कर रही है। अफगन की भवें तन गई थीं। उसने बैकव्यू मिरर से देखा, इतनी देर से सबसे लाताल्लुकी का इजहार करते खामोश बैठी शहरीना न सिर्फ मुस्कुरा रही थी, बल्कि इस वक्त उसके चेहरे के असलात में एकदम सख्ती की जगह नरमी पैदा हो गई थी। नहीं यार, ऐसी बात नहीं। अरे वो हंसी थी, खिलखिलाती खूबसूरत हंसी। अफगन के चेहरे की सख्ती में इजाफा हुआ था। वो ना चाहते हुए भी बैक व्यू मिरर से शहरीना को मुसलसल देखने पर मजबूर था। अंदर से कोई चीज थी जो उसे मुसलसल देखने पर उकसा रही थी। शहरीना की आवाज धीमी थी। ओके, नहीं, कुछ गेस्ट आए थे लाहौर से। हाँ, उन्हीं के साथ बिजी थी। यस ऑफ कोर्स। ओके, कल कॉलेज में मिलते हैं। वो हंसी, खिलखिलाती हंसी। अफगन के कान फिर मुतवज्जा हुए। शहरीना, जिसे आप बड़ी नेक परवीन समझते हैं, वो असल में क्या है, कभी उसके कॉलेज में आकर देखिएगा। हर दूसरे लड़के से तो उसकी दोस्ती होती है, और उसका क्लास फेलो, उनके ग्रुप का लड़का सैनशाह, वो तो मरता है उस पर। किसी के कहे गए अल्फाज एकदम अफगन की समातों में गूंजे थे। अफगन ने लब खींच लिए थे। कहा ना, कल जरूर आऊंगी। ओके, सी यू, बाय। इख्तितामी जुमले कहकर मोबाइल कान से हटाकर उसने सर उठाकर सामने की तरफ देखा तो चौंकी। बैक व्यू मिरर से उसे मुसलसल देखता अफगन की आंखों में बड़ा अजीब सा तासुर था। शहरीना के चेहरे पर भी एकदम नागवारी की लहर छाई थी। बाकी लोग अभी भी अपनी अपनी बातों में उलझे हुए थे। उसने फिर मिरर की तरफ देखा। अफगन अब नहीं देख रहा था। फ्रंट सीट पर बैठा वो शख्स अब बाहर की तरफ देख रहा था। शहरीना ने नागवारी से उसके सर को देखकर खुद भी गर्दन बाहर की तरफ घुमाई। जाने पहचाने रास्ते दिखाई देने लगे तो उसने एक गहरा सांस लिया। कुछ देर बाद एक नापसंदीदा आसाब शिकन सफर से निजात मिलने वाली थी। शहरीना रूटीन के तहत उठी थी। फायका सुबह खेज थी। अम्मा भी जल्दी उठ गई थी। नमाज के बाद वो तिलावत वगैरह में मसरूफ थी। वो सुबह के वक्त खालिस्तन देहाती अंदाज का नाश्ता करती थी। फायका ने मुलाजमाओं को नाश्ते का शेड्यूल बता दिया था, बल्कि अम्मा भी के लिए नाश्ता तैयार करने वो खुद किचन में आई थी। मुलाजमा ने अम्मा भी के लिए लस्सी बना दी थी, साथ में घी और मक्खन लगी रोटी, कीमे का ताजा सालन। अम्मा भी के लिए उन्होंने ट्रे खुद सजाई थी। बाकी लोगों का नाश्ता उन्होंने टेबल पर लगवा दिया था। जुबिया और शायान ने लेट उठना था। फराह, टीपू, शहरीना और फायका के साथ डाइनिंग टेबल पर अम्मा भी और फराह भी मौजूद थे। शहरीना बहुत संजीदगी से ब्रेड का पीस लेकर उस पर जैम लगाकर दांतों से कतर रही थी। दाएं हाथ में चाय का मग था, जबकि डाइनिंग टेबल पर ताजा तैयार किया हुआ कई किस्म का खाना मौजूद था। कीमा, अंडे का सालन, हलवा पूरी, चनों का सालन के अलावा कई तरह की और अशिया भी थी, लेकिन शहरीना ने किसी भी चीज की तरफ देखा तक भी न था। ये सब यकीनन फाका ने अपने मेहमानों की खिदमत के लिए करवाया था। शहरीना ने सरसरी सा उस सारे सेटअप को देखा। ब्रेड खत्म करके वो चाय की चुस्कियां ले रही थी, जबकि अफगन भी तैयार सूटेड बूटेड वहीं चला आया था। उसे देखकर शहरीना के उजलात में एक बार फिर तनाव की कैफियत पैदा हुई थी, जबकि अफगन ने उसकी तरफ देखा भी न था। अफगन बड़ा फ्रेश था। अम्मा बी ने बहुत मोहब्बत से उसे देखा था। कहाँ की तैयारी है? अम्मा बी ने अपना रिवायती सा नाश्ता करते पोते को मोहब्बत आमेज निगाहों से देखा। बाबा साहब ने एक काम कहा था, सोचा वो कर लूं। कब तक वापस आओगे? उन्होंने पूछा। 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे, उसने अपनी रिस्ट वॉच देखते हुए कहा। शहरीना ने अपना खाली मग टेबल पर रखा। अफगन ने उसे देखा। उसके चेहरे पर शदीद तनाव की सी कैफियत रकम थी। लाइट टी पिंक और ऑफ व्हाइट ट्राउजर शर्ट में मलबूस थी। कंधे पर हस्बे आदत मफलर टाइप लाइट सा सूट सा मैच करता स्कार्फ था। चेहरा मेकअप से मुबर्रा था, ताहम आंखों पर सजा लाइनर उसकी आंखों के कटीलेपन को दो आतिशा कर रहा था। अफगन वल्गर टाइप की औरतों से मिल चुका था। वो उसके जाहिरी हुलिये से ही उसके मेयार का अंदाजा लगा लेता था, लेकिन इस वक्त शहरीना के जाहिरी हुलिये और चेहरे के खदोखाल से वो कुछ भी जान न पाया था। नागवारी की शदीद लहर ने चेहरे का न सिर्फ अहाता किया था, बल्कि आंखों के तासुर में भी वाज़ेह फर्क आया था। शहरी बेटा, ठीक से नाश्ता तो कर लेती। फायका खामोश थी। अम्मा बी ने ही टोका था। उन्होंने नोट किया था कि शहरीना ने सिर्फ एक ब्रेड का पीस और चाय का मग लिया था। मैं कर चुकी हूँ, इतना ही नाश्ता करती हूँ।
वो संजीदगी से कहते जाने को पलटी, पाँव का जख्म कैसा है आप? वो मुसलसल पाँव दबाकर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। कल आउटिंग पर भी वो सारा वक्त ऐसे ही चलती रही थी, बल्कि ज्यादातर तो वो हर जगह जाकर किसी एक मखसूस जगह पर ही बैठी रही थी, कम ही घूमी फिरी थी। उसने बार बार उठने और अपनी जगह छोड़ने की या घूमने फिरने की कोशिश न की थी। उसे ये जख्म कैसे लगा था, किसी ने भी पूछने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, अब जख्म कैसा है? जख्म अगरचे पहले से काफी बेहतर था, मगर चलने में अभी भी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, उसने सरसरी से कहा और फिर वहां से जाने लगी। शहरी, अब की बार मामा ने पुकारा, आज जरा जल्दी आ जाना, आज सुबिया और फराह का शॉपिंग का प्रोग्राम है। मुझे तुम्हारे पापा के साथ किसी इनविटेशन पर जाना है। मैं इनको टाइम नहीं दे सकूंगी। आई एम सॉरी, मेरे पास खुद टाइम नहीं होगा। आज हमारे ग्रुप का स्विमिंग प्रैक्टिस का शेड्यूल है, कॉलेज की तरफ से मुझे वहां जाना होगा। अफकन ने उलझ कर देखा, तुम अपना ये शेड्यूल किसी और दिन के लिए रख छोड़ो, उनको कंपनी देना भी जरूरी है। मामा ने फिर कहा तो उसने एक गहरा सांस लिया। आई एम सॉरी, आप जानती हैं मैं किसी के लिए भी अपना शेड्यूल तब्दील नहीं करती। मेरी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पहले ही अपने पाँव के जख्म की वजह से काफी हर्ज कर चुकी हूँ। तुम इस स्विमिंग इवेंट से एक्सक्यूज क्यों नहीं कर लेती? उन्होंने आहिस्तगी से कहा। क्यों? तुम्हारे पापा तुम्हारे लास्ट स्विमिंग गेम की वजह से मुझसे बहुत नाराज हुए थे। उनका ख्याल है कि तुम्हें अब ऐसी गेम्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वो मना कर रहे थे। उन्होंने संजीदगी से कहा। इतने लोगों की मौजूदगी में इस बात ने शहरीना का चेहरा तपा दिया था। क्यों? उनको क्या आर्गुमेंट है? उसके लहजे में तलखी थी, जबकि बाकी लोग खामोश तमाशाई बने हुए थे। उन्होंने कुछ सोच समझकर ही कहा होगा, तुम अब टीनेज बच्ची तो हो नहीं कि हर बात समझाती फिरूं। मेहमानों की मौजूदगी में शहरीना का एटीट्यूड उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने भी कुछ सख्ती से कहा, काश टीनेज में आपने हर बात समझाई होती तो अब आपको मुझ पर इतना वक्त बर्बाद न करना पड़ता। आप जानती नहीं, मैं अब इन गेम से पीछे हटने वाली नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो तलखी से कहकर वहां से चली गई। काका ने एक गहरा सांस लिया। अफसन ने खाला को देखा, उसका अंदाज पुरसोच था। शहरीना जस्ट फॉर एक्सरसाइज के लिए स्विमिंग करती है या बाकायदा गेम्स में हिस्सा लेती है? फरा ने पूछा। शुरू में तो जस्ट फॉर एक्सरसाइज के लिए करती थी, फिर स्कूल लाइफ में आकर वो बाकायदा गेम्स में हिस्सा लेने लगी थी। बहुत अच्छी स्विमर है, लेकिन लास्ट टाइम उसने इंटर कॉलेज वुमेन यूनियन की तरफ से हिस्सा लिया तो उसके पापा ने मुझे मना किया था कि आइंदा शहरीना किसी भी गेम में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने तफसीलन बताया। अफसन खामोशी से नाश्ता कर रहा था। कहती हो तो मैं बात करूं? अम्मा भी ने पूछा तो फाका ने नफी में सर हिलाया। वो किसी की नहीं सुनती, उस्मान को कहूंगी, वो खुद ही इससे बात करेंगे। उनके सामने ही बस चुप होती है, वरना मुझे तो साफ इनकार कर देती है। फाका मग उठाकर चाय पीने लग गई। हम शॉपिंग के लिए कैसे जाएंगे फिर? फरा ने पूछा। करती हूँ मैनेज कुछ, उन्होंने कहा, लेकिन उसी पल गुस्से से तपती शहरीना लाउंज में दाखिल हुई। मेरी गाड़ी कहाँ है? उसने आते ही पूछा। यकीनन वो लाउंज से होकर आई थी। कंधे पर बैग और हाथ में फाइल थी। तुम्हारे पापा की गाड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, रात को वो तुम्हारी गाड़ी ले गए। तो मैं कैसे जाऊंगी अब कॉलेज? ड्राइवर कहाँ है? उसे कहें घर वाली गाड़ी निकाले। ड्राइवर गाड़ी लेकर गया है, तुम्हारे पापा के कुछ गेस्ट आने थे, उनको रिसीव करना था। तो पापा का अपना ड्राइवर कहाँ है? उसे एकदम गुस्सा आने लगा था। क्या हो गया है शहरी? तुम्हारे पापा को लेकर गया हुआ है। रात मुझे घर ड्रॉप करने के बाद वो तुम्हारी गाड़ी लेकर ड्राइवर के साथ चले गए थे। उफ, क्या मुसीबत है ये। उसका जी चाह रहा था कि हर चीज को आग लगा दे। एक असाइनमेंट के सिलसिले में उसकी आज क्लास में प्रेजेंटेशन थी। उसका ख्याल था कि वो आज जरा जल्दी जाकर जैन के साथ मिलकर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेगी, लेकिन ये गाड़ी, तुम अपने किसी क्लास फेलो को कहो, वो तुम्हें पिक कर लेंगे। गाड़ी 1-2 घंटे बाद सर्विस से वापस आएगी। इतने बड़े सियासतदान की बेटी होकर मैं दोस्तों की मिन्नतें करती फिरूं? हद होती है किसी चीज की। दोस्तों की नजरों में मेरा क्या स्टेटस रह जाएगा? वो बहुत तल्ख हो रही थी। कभी अपने हाई फाई स्टेटस से भी निकल कर देख लिया करो। इंसान को अपना बैकग्राउंड नहीं भूलना चाहिए। फाका ने मुस्कुराकर कहते उसका गुस्सा कम करना चाहा था, लेकिन शहरीना के अंदर का गुबार मजीद बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच रहा था। अफसन नाश्ता कर चुका था। उसने नैपकिन से हाथ साफ किए और खड़ा हो गया। उसी वक्त शहरीना का मोबाइल बजा था। हेलो, वो इंतहाई बेजारी से बोली। गाड़ी खराब है, वो किसी को बता रही थी। वो भी घर पर नहीं है। लहजे में तलखी थी। अल्लाह के लिए जैन, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और तैश मत दिलाओ। हाँ, बड़ी परवाह है तुम्हें मेरी।
चलो देख लेती हूँ, इतनी परवाह है ना तो 15 मिनट में गाड़ी लेकर आ जाओ, मैं मान लूंगी। अफसन ने बहुत तलखी से उसे देखा था। ओके ओके बाय, आई एम वेटिंग। अफसन ने उसे देखा, वो कॉल बंद करके पलटकर वहां से जाने लगी थी। उसने पुरसोच निगाहों से उसे देखा और फिर फायका को। अगर आप इजाजत दें तो मैं शहरीना को ड्रॉप कर दूं? अफसन की आवाज काफी बुलंद थी। वहां से पलट कर जाती शहरीना एकदम रुकी थी। उसने हैरान होकर अफसन को देखा, जबकि अफसन अम्मा बी और फायका की तरफ मुतवज्जा था। अम्मा बी की बाँछें खिल उठी थीं। इससे अच्छी और क्या बात होगी? शहरी खामखा परेशान हो रही है। मुझे तो ख्याल ही नहीं आया कि तुम भी ड्रॉप कर सकते हो, और तुम लोगों की गाड़ी घर पर ही है। फायका एकदम खुश हुई। लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने जैन को कॉल की है, वो मुझे कुछ देर में पिक कर लेगा। जैन को मना कर दो, अफसन छोड़ देगा, फायका ने कहा तो शहरीना को एकदम ताव आया। इनके साथ जाने से बेहतर है कि मैं छुट्टी कर लूं। मैंने कहा ना कि मुझे इनके साथ नहीं जाना। सो बार बार गलत बातों के लिए मुझे फोर्स मत किया करें। अंदाज कतई था। आप हर बात पर मामा से क्यों आर्गुमेंट करती हैं? सैन हमारा कोई फैमिली मेंबर नहीं है जिस पर आप ट्रस्ट कर रही हैं। मेरा ख्याल है आप अफसन के साथ चली जाएं। टीपू जो इतनी देर से खामोश था, उसने उकता कर कहा, भाड़ में जाओ तुम सब। वो गुस्से से कहकर वहां से अंदर की तरफ चल दी। अफसन ने फायका को देखा। उन्होंने बेबसी से कंधे उचकाए थे। अफसन अपने कमरे में आया और अपनी चीजें लेकर वो कमरे से निकला तो राहदारी के दरमियान में शहरीना खड़ी कीनातोज निगाहों से उसे देख रही थी। क्या मसला है आपको? खबरदार आइंदा मेरे किसी भी मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो। वो और लड़कियां होती होंगी जो आपके साथ फ्रंट सीट पर बैठने को मचल रही होंगी। आइंदा मेरे सामने भी आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अफसन ने बहुत तहम्मुल से उसे देखा और सुना। शहरीना तो उसे देखकर पहले ही आग में जल रही थी। अब अपने घर में चलते फिरते उठते बैठते देखकर उसके अंदर तो गोया एक कयामत बरपा थी, और ऐसे में उसे कॉलेज ड्रॉप करने की ऑफर। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसे सफर हस्ती से मिटा दे। लो आ गया हूं मैं तुम्हारे सामने, क्या कर लोगी? अंदाज बहुत तंजिया और चैलेंजिंग था। शहरीना का जी चाहा कि वाकई उसका मुंह नोच ले। तुम? वो फुंकारी थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अफसन ने वार्न करती उंगली को नीचे करते उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया। उस वक्त वो बैग कंधे पर और फाइल बाएं हाथ में लिए खड़ी थी। तुम जैसी लड़कियों को सीधा करना मेरे लिए कतई मुश्किल नहीं। चचा जान और खाला ने तुम्हें ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। पहले तुम जो भी थी वो सब एक तरफ, अब ये भी मत भूलना कि तुम मेरी मनकूहा हो। अफसन का अंदाज बहुत संजीदा और सख्त था। हाथ छोड़े मेरा, वो बहुत गुस्से से बोली। साथ ही साथ हाथ छुड़ाने की मज़ाहमत भी कर रही थी, लेकिन अफसन की मजबूत गिरफ्त के सामने उसकी सारी मज़ाहमत बेकार जा रही थी। कोई मुझे कितना ही नापसंद क्यों ना हो, जिसका हाथ एक बार थाम लिया कभी रास्ते में नहीं छोड़ा। ये और बात है कि तुमसे ये रिश्ता नफरत की बिना पर निभाना पड़ेगा। लीव मी। जवाबन वो चीखी। चीखोगी तो अपने ही घर में अपना तमाशा बनवाओगी, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे मुकाबले में सभी मुझे ही सपोर्ट करेंगे। अफसन का अंदाज बिल्कुल सर्द था। शहरीना ने निहायत बेबसी से उसे देखा। मेरा ख्याल है तुम्हें कॉलेज से देर हो रही है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। उसने उसका हाथ पकड़े पकड़े चलना शुरू कर दिया था। शहरीना चीख रही थी, लेकिन उसकी मज़ाहमत पर भी अफसन ने हाथ नहीं छोड़ा था। दोनों का शोर सुनकर फायका और फराह सामने आई थी। क्या हुआ? फायका ने परेशान होकर पूछा। मैं मोहतरमा को उनके कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ। चूंकि ये सीधे अंदाज में साथ नहीं चल रही तो जबरदस्ती ले जाने का हक रखता हूँ। वो बहुत संजीदा था, लेकिन आंखों में कुछ ऐसी बात जरूर थी कि फायका और फराह दोनों मुस्कुराई थीं। शहरीना जैसी आफत की परकाला लड़की को अफसन ही हैंडल कर सकता था। फराह ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। वो उसे इसी तरह पकड़े बाहर की तरफ आया था। उसने एक हाथ से शहरीना का हाथ थामे दूसरे हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोला। शहरीना को फ्रंट सीट पर बिठाकर दरवाजा लॉक करते वो खुद दूसरी तरफ आकर बैठा था। शहरीना ने सीधे होते एकदम तैश में आते सारा स्टीयरिंग घुमा डाला था। अफसन ने बमुश्किल उसके दोनों हाथ बाएं हाथ में मुक़ीद करते उसे काबू किया था। तुम समझते क्या हो खुद को? मैं तुम्हारी जरखरीद नहीं हूँ। तुमने मेरे साथ ये सब करने की जुर्रत भी कैसे की? तुम्हें अंदाजा ही नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। वो जख्मी शेरनी की तरह फुंकार रही थी। अफसन ने बड़े रिलैक्स मूड में उसे देखा। उसका सुर्खियां छलकाता चेहरा गुस्से की ज्यादती और शिद्दत से अंगारा बना हुआ था।
मारे तैश के शहरीना का बस नहीं चल रहा था कि या तो अफगन को ही मार डाले या फिर अपना हशर नशर कर ले। मेरी जुर्रत की तो तुम बात ही ना करो, बहैसियत मनकूहा तुम पर वो सब अख्तियार रखता हूँ जिनका तुम कभी मुझे चैलेंज ना ही करो तो बेहतर है। और रह गई मेरी जुर्रत की बात, तो तुम्हें तुम्हारे ही घर में तुम्हारी मामा और कजन की मौजूदगी में यूं पकड़ कर लाया हूँ। कर सकती हो इस चीज को चैलेंज? अफगन ने उसके हाथ छोड़कर उसकी तरफ मुंह करते उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तो एक पल को शहरीना लाजवाब हुई, लेकिन अगले ही पल शदीद बेबसी के एहसासात तूफानी जज्बात के रेले में बहते एकदम बिफर उठे थे। उसने बहुत गुस्से से अपना हाथ अफगन के स्टीयरिंग पर रखे हाथों पर मारा था। तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे साथ जो भी करोगे मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत ही बढ़ेगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, अपनी हर ज्यादती का बदला लूंगी। तो जज्बात की रौ में बह रही थी। अपने नफा और नुकसान से बेखबर अफगन की नफरत में बहते उसे बस डिबो देने को तड़प रही थी। अफगन ने उसे एक पल को बगौर देखा। शहरीना उस्मान बला की हसीन लड़की थी। वो हुस्न परस्त होता तो एक पल में घायल हो जाता, लेकिन शहरीना के तेवर, उसके अंदाज और अतवार, उसका लबो लहजा, ये सब ऐसे अनासिर थे कि वो उसे चाहकर भी देखना नहीं चाहता था। वो उसे अव्वल रोज की तरह ही नापसंद थी, लेकिन जिस तरह वो वाज़ेह और बरमला अंदाज और अल्फाज में उसकी जात की नफी कर रही थी, उसके अंदर का अना परस्त मर्द इस कदर तौहीन आमेज़ सलूक पर उसे भी जवाबन बुरी तरह रद्द कर देना चाहता था। उसने रात जिस तरह उसकी नफी की थी, अफगन ने सोच लिया था वो उसे रद्द कर देगा, बिल्कुल इसी अंदाज में जिस तरह वो उसे रद्द कर रही है। लेकिन वो इस तरह रद्द करना चाहता था कि ये लड़की टूट कर उसके कदमों में गिरे, लेकिन उसे तोड़ने के लिए अफगन को अंदर से अब मजबूत बनना था, इस कदर कि वो जब चाहे उस लड़की की अना और उसके पिंडार के महल को चकनाचूर कर सके। तुम अपने हुनर आजमाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कहाँ तक जाती हो अपनी इस नफरत में। शहरीना ने लब दांतों में दबा लिए थे। अफगन पर किसी भी बात का कोई असर न हुआ था। अफगन ने एक दो पल उसे देखा और फिर उसने इग्निशन में चाबी घुमाई थी। लॉक खोलो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। वो फिर फुंकारी। खोल सकती हो तो खोल लो, उसने मुस्कुराकर कहा था। ड्राइवर ने गेट ओपन कर दिया था। उसने गाड़ी पाथवे पर डाल दी थी। शहरीना ने कुछ लम्हे अफगन को बगौर देखा। तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ, अपने साथ और उन सब के साथ जिनसे मेरा नाम जुड़ा हुआ है। तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ बांध सकते हो, मेरे वालिदैन को ट्रैप कर सकते हो, लेकिन मेरी नफरत में कमी नहीं ला सकते। ओके, ऐसे तो ऐसे ही सही, मैं भी देखती हूँ तुम मेरे साथ कहाँ तक सफर कर सकते हो। अफगन के तेवरों और चेहरे के तासुरात ने उसे चौंका दिया था। अफगन हद से ज्यादा संजीदा था, लेकिन उसकी आंखों का तासुर अजहद सदमोहरे लिए हुए था। यानी वो उसे ये सब कुछ जानबूझकर अजियत से दो चार करने के लिए कर रहा था, और वो अपनी चीखने चिल्लाने से उसे सुकून मुहैया कर रही थी। वो एकदम साकित हुई और फिर एकदम पुरसुकून हो गई। वो चीख चिल्लाकर उसे फतह का एहसास क्यों दिलाती? अफगन ने उसे देखा। वो जो चंद पल पहले चिल्ला रही थी, उससे जिस वक्त अंगारा हो रही थी, अब एकदम पुरसुकून हो गई थी। उसने गोद में फाइल खोलकर उसके सफात पलटने शुरू कर दिए थे। वो एकदम इतनी पुरसुकून कैसे हो सकती थी? उसके अंदर खुदबुद शुरू हो गई थी। उसके सामने एक लंबी सड़क थी और मुकाबले एक हाथ के फासले पर बैठी ये लड़की थी जो एक मुइम्मा सा बन गई थी। वो जज्बाती लिहाज से कमजोर लड़की थी, लेकिन वो जज्बाती लिहाज से कोई कमजोर मर्द न था। उसे अपने जज्बात और एहसासात हर चीज पर काबू था। उसका और उस लड़की का कोई मुकाबला न था, तो फिर वो उसे जिद क्यों बांध रहा था? उसने उसे देखा। वो ऐसे बन गई थी गोया उसे अफगन की मौजूदगी या नामौजूदगी से अब कोई गर्ज न थी। कुछ पल पहले जिसके लिए उस नापसंदीदा शख्स के साथ सफर करना जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ था, अब वो नदी की तरह पुरसुकून थी। अफगन को अपने सब इरादे मिट्टी के ढेर बनते महसूस हो रहे थे। कुछ पल बाद शहरीना का मोबाइल बजने लगा। उसने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा। जैन की कॉल थी। उसने अफगन को देखा और फिर कॉल पिक कर ली। हाँ जैन। नहीं। हाँ ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अफगन की निगाह सामने सड़क पर थी, लेकिन जहन शहरीना उस्मान की तरफ था। कुछ देर बाद कॉलेज आ गया था। अफगन ने खुद उतरकर दूसरी तरफ आकर लॉक खोला। शहरीना खामोशी से अपना बैग और फाइल लेकर बाहर निकल गई थी। अफगन के एटीट्यूड से उसने अंदाजा लगा लिया था कि अफगन के साथ चीख चिल्लाकर मुकाबला करने के बजाय बिल्कुल खामोश रहकर उसे जिद करना ज्यादा आसान था।
शेर अफकन ने उसे जाते देखा था। वो कॉलेज में दाखिल हुई तो अफकन ने बड़ी संजीदगी से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। किसके साथ आई थी? सैन से हेलो हाय के बाद उसने पूछा। बताया था ना कि लाहौर से मेहमान आए हुए हैं, उन्हीं में से एक ने ड्रॉप कर दिया है। तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? पापा ले गए थे। प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, थोड़ी देर बाद क्लास शुरू हो जाएगी। कल मेहमानों की वजह से कुछ नहीं कर पाई, वरना मैंने सोच रखा था कि इसमें काफी सारी चीजें और ऐड करूंगी। उसने कहा तो जैन ने सर हिला दिया। वो दोनों ग्रुप के पास आ गए थे। नूरिया अब्बास दोनों की मुंतजर थी। उनके ग्रुप में एक और लड़का जवाद और लड़की सबा भी शामिल थे। 5 अफराद पर मुश्तमिल इस ग्रुप में सभी अफराद काफी लायक थे, सिवाय सबा के। बाकी चारों काफी हाई फैमिली से बिलोंग करते थे। सबा एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती थी। शुरू में किसी भी ग्रुप का हिस्सा न थी। नूरिया को वो बहुत पसंद थी। उसने उसे अपने ग्रुप में शामिल होने को कहा था, लेकिन उसने जैन और जवाद की वजह से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में नूरिया की कोशिशों से एक असाइनमेंट के जरिए उनके ग्रुप का हिस्सा बनी थी कि उस असाइनमेंट में उसके नंबर सबसे ज्यादा थे। बाकी लोगों को असाइनमेंट के लिए उससे मदद लेना पड़ी थी। उसके बाद उन लोगों के ग्रुप में वो अक्सर दिखाई देने लगी थी और फिर रफ्ता रफ्ता वो उनके ग्रुप का हिस्सा बन गई थी। सबा का प्लस पॉइंट उसका अबाया और हिजाब इस्तेमाल करना था। वो एक मिडिल क्लास मजहबी घराने से ताल्लुक रखती थी। शुरू में उसके अबाया पर कॉलेज में काफी चोट की जाती थी, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ अबाया उसकी पहचान बनता चला गया था। वो अबाया के बगैर कभी दिखाई न दी थी। शहरीना और हुरिया उसके घर भी जा चुकी थी। वो लोग काफी बाखलाक थे, जबकि वो जैन और जवाद से अब भी कुछ हद तक रिजर्व सी होकर मिलती थी, जबकि शहरीना और हुरिया से बहुत फ्रैंक थी। वो उन दोनों के बारहा इसरार के बावजूद कभी उन दोनों के घर नहीं आई थी। एक दफा सबा की बहन के मेडिकल एडमिशन में कुछ घपला हो रहा था। टेस्ट क्लियर था, नंबर्स भी अच्छे थे, लेकिन दाखिला चार्जेस की वजह से ये लोग काफी परेशान थे। तब पहली बार उसने शहरीना से बात की थी और शहरीना ने उस्मान से कहकर उसका काम मिनटों में करवा दिया था। तब से वो शहरीना की काफी मशहूर थी। उस वक्त भी वो पांचों मिलकर प्रेजेंटेशन पर डिस्कस कर रहे थे। ये ग्रुप प्रेजेंटेशन थी जिसे ग्रुप की तरफ से शहरीना प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन अहम पॉइंट सभी नोट कर रहे थे। अच्छा छोड़ो, कितना बोरिंग काम है। नूरिया कुछ देर बाद ही उकता गई थी। उसने अपना लैपटॉप बंद किया तो सभी ने उसको मुस्कुराकर देखा था। वो उन सब में से स्टडी से जी चुराने वाली लड़की थी, लेकिन नंबर उसके भी बहुत अच्छे आते थे। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल सारी प्रेजेंटेशन तकरीबन मुकम्मल ही है और शहरीना बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगी। बिल्कुल, जवाब के कहने पर उसने फौरन सर हिलाया। मुझे बहुत भूख लगी है, नाश्ता नहीं करके आई, चलो कैंटीन चलते हैं, हुरिया ने कहा तो शहरीना ने अपना मोबाइल देखा। अभी क्लास शुरू होने में आधा घंटा बाकी था। वो हुरिया और सबा कैंटीन की तरफ आ गईं। वो घर से नाश्ता करके आई थी। उसने सिर्फ चाय पीने को तरजीह दी थी, जबकि हुरिया ने अपने लिए बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी। सबा ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। वो घर से अच्छी तरह नाश्ता करके आई थी। वो लोग बैठकर अभी खा पी रही थी जब अचानक फरीहा ने पीछे से शहरीना के कंधे पर हाथ रखा। कैसी हो शहरी? शहरीना ने पलट कर देखा और फरीहा को देखकर एकदम संजीदा हो गई। फाइन, उसका अंदाज लिया दिया सा था। वो इस वक्त फरीहा के साथ टाइम वेस्ट करने के मूड में न थी। कितनी बेवफा लड़की हो तुम। शायान की शादी के बाद तो तुम नजर ही नहीं आई, हत्ता कि मैंने कई बार तुम्हारे डिपार्टमेंट के चक्कर भी लगाए। वो बहुत अपनाइयत का इजहार करते कह रही थी। शहरीना संजीदा, जबकि हुरिया का मूड उसे देखकर बिगड़ने लगा था। लो आ गई चिप्पू। वो बड़बड़ाई तो सबा ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। सुना है जूबिया वगैरह तुम्हारी तरफ आए हुए हैं आउटिंग के लिए? वो मजीद बोली। हाँ, वो अभी भी संजीदा थी। शादी में जो कुछ हो चुका था उसके बाद उसका उनमें से किसी को भी मुंह लगाने को दिल नहीं कर रहा था। चलो अच्छी बात है, मामा कह रही थी कि वो आजकल में उन लोगों को दावत पर बुलाएंगी। उसने बस हुनकारा भरा। शादी की तस्वीर बहुत अच्छी आई हैं मेरे मोबाइल में, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया था। तुम्हारी काफी तस्वीर है मेरे पास, स्पेशली वो डांस करते हुए, और बाद में वो तुम्हारे निकाह वाली। वो इस कदर रवानी से बोल रही थी। शहरीना जो संजीदा सी बैठी हुई थी, फरीहा की आखिरी बात पर एकदम सीधी हुई। सबा और हुरिया भी ठिठकी थी। शहरीना के चेहरे पर परेशानी छा गई थी। निकाह? किसका निकाह? वो इससे पहले कि कुछ कहती हुरिया फौरन बोली। फरीहा हंसी।
वो एक नजर में ही भाप गई थी कि शहरीना ने अपने दोस्तों को अपने निकाह के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। शहरीना का निकाह? वो हंसकर बोली। शहरीना का निकाह? दोनों ने बेयकीनी से शहरीना को देखा और शहरीना ने फौरन मोबाइल पर वक्त देखा। शहरीना, तुमने बताया नहीं दोस्तों को? शहरीना का कुछ दिन पहले अपने तायाजाद से निकाह हुआ है। वो शहरीना को देख रही थी और मुस्कुराकर दोस्तों को बता रही थी। वो हैरान थी। शहरीना अचानक अफगन जैसे आसान शिकार को उसके पंजों से निकालकर ले उड़ी थी। फरीहा तो अंदर ही अंदर जल रही थी। अफगन जैसा हर लिहाज से मुकम्मल और शानदार मर्द का इस तरह हाथों से निकल जाना वो भला कैसे बर्दाश्त कर लेती। रफशंदा और फरीहा का तो हसद के मारे बुरा हाल था, और अब अगर शहरीना से सामना हुआ था तो भी वो उसे माफ करने वाली न थी। फरीहा प्लीज, हमारी क्लास होने वाली है, फिर बात करेंगे। वो फौरन खड़ी हुई जबकि फरीहा मुस्कुराकर उसे देखने लगी। शहरीना, बताओ तो सही, ये क्या कह रही है? हुलिया भी आधी कोल्ड ड्रिंक वहीं छोड़कर फौरन खड़ी हो गई थी। उन्होंने काउंटर पर पेमेंट की और तेजी से वहां से चली आई थी। मैं तुम लोगों को सब बता दूंगी, लेकिन अभी क्लास होने वाली है। जैन या जवाब से जिक्र करने की जरूरत नहीं। बस इतना कहूंगी कि इस निकाह की मेरे नजदीक कोई हैसियत नहीं, सो मैंने बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो संजीदगी से कह रही थी। पूरिया और सबा ने खामोशी से उसे देखा। ओके, लेकिन क्लास के बाद तुम हमें सब कुछ बताओगी, एक एक लफ्ज सच सच। शहरीना ने सर हिला दिया। वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन उसने खुद को जल्द ही बहाल कर लिया था। कुछ देर बाद उनकी क्लास शुरू हो गई थी। उसकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी रही थी। सर ने और क्लास फेलोज ने उसे बहुत अच्छे अंदाज में अप्रिशिएट किया था। उसकी अगली क्लास फ्री थी। जैन को उर्दू डिपार्टमेंट की तरफ कुछ काम था। वो जवाब के साथ उसी तरफ चला गया था। वो तीनों लॉन में आ बैठी थी और फिर उसने उन सबको तफसील से बता दिया था। अफगन के साथ होने वाली तमाम झड़पें, दिल में मौजूद बदगुमानियां और नफरतें, हर चीज। तो उन्होंने असहद खामोशी से सब कुछ सुना था। आखिर में उसने ये भी बता दिया था कि इस वक्त अफगन अपनी दादी, बहन भाई और भाभी के साथ उनके घर में मौजूद है। बड़ी फिल्मी सी कहानी हो गई है ये तो, सबा ने कहा तो शहरीना ने एक गहरा सांस लिया। वो दोस्तों में मौजूए गुफ्तगू बनने से खौफजदा थी, लेकिन अब फरीहा की हिमाकत की वजह से सब कुछ बताने पर मजबूर थी। तस्वीर कोई नहीं तुम्हारे पास निकाह की? शहरीना ने घूरा तो सबा ने हुरिया का कंधा हिलाया। जिस सिचुएशन में बेचारी का निकाह हुआ है, ऐसे में किसको तस्वीर बनाने की सोचती है तो ऐसा ही, लेकिन शादी वादी की तस्वीर तो होंगी तुम्हारे पास। होती तो भी मैं तुम्हें ना दिखाती। चलो कोई बात नहीं, मैं फरीहा से कह दूंगी, उसके मोबाइल में तो है, वो दिखा देगी। शहरीना ने घूरा तो वो हंसती। अपना मोबाइल दो। उसने उसके हाथ से मोबाइल लिया। पासवर्ड बताओ। जैसे ही उसने ऑन किया तो मोबाइल पासवर्ड मांगने लगा। शहरीना ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर पासवर्ड लगाकर पैटर्न खोलकर उसे मोबाइल दे दिया था। पूरिया ने गैलरी खोल ली थी। तस्वीर उसके सामने थी। फिर सबा भी देखने लगी। बताओ ये कौन कौन है? ज़ुबिया और फराह की कल की ली गई तस्वीर थी जो फराह ने उसके मोबाइल से ली थी। ये ज़ुबिया है और ये फराह। अब शराफत से बाकी के बारे में भी बताती चलो। तुम जानती हो तुमने हमें ना बताकर जो खता की है उसकी सजा क्या हो सकती है। हम तुमसे नाराज नहीं हो रही हैं तो ये हमारी शराफत है। ऐसा ना हो तुम्हें हमारी संगीन किस्म की नाराजगी सहना पड़ जाए। शहरीना ने एक गहरा सांस लिया। एक एक करके वो उनको सब तस्वीर दिखा रही थी। यार सारी दुनिया की तस्वीर इसमें मौजूद हैं। जिसको देखना मकसूद है वो तो कहीं नहीं। पूरिया ने कहा तो उसने हैरत से सर झटका। वो शख्स इस काबिल हरगिज नहीं कि उसकी तस्वीर में अपने मोबाइल में रखती फिरूं। पूरिया और सबा ने बखौर उसे देखा। पर्सनालिटी कैसी है? पूरिया ने उसकी नफरत का अंदाजा लगाया। पापा से काफी ममासलत पाई जाती है। वाओ, इसका मतलब है काफी डैशिंग पर्सनालिटी है फिर तो। शहरीना ने घूरा तो वो हंसती। कसम से तुम्हारे पापा की पर्सनालिटी आज भी इस कदर शानदार है कि कई कंवारी लड़कियां दिल हाथ में लिए उनके रास्ते में बैठने को तरजीह देंगी। पको मत। उसने मोबाइल उसके हाथ से छीना। अरे देखने तो दो, हो सकता है आगे जाकर उसकी तस्वीर निकल आए। शहरीना ने अनसुनी करते मोबाइल अपने बैग में रख लिया। इसका मतलब है काफी जबरदस्त इंसान है। बहरहाल शहरीना की बातों से मुझे वो कोई बहुत ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त इंसान नहीं लगता। जिस तरह के वाकयात शहरीना बता रही है, हमारे घर के मर्दों की भी यही सोच होती है। वो भी अपनी औरतों के बारे में इस तरह पजेसिव है।
जिस तरह मिस्टर अफगन का बताया है। इसमें नफरत का कोई पहलू नहीं निकलता। सबा ने हकीकत पसंदी से सच्चाई पर मबनी बात की। तुम मेरी दोस्त हो या उसकी बहन? तुम्हारे नाते तो अब साली का रिश्ता बनता है, उसने हंसकर कहा। शहरीना ने लब खींच लिए थे। बहरहाल कोई हतमी राय देने से पहले जरूरी है कि एक बार तुम्हारे उन मिस्टर अफगन से मिल लिया जाए तो बेहतर होगा। क्या ख्याल है? बकौल इसके कि आजकल इस्लामाबाद में ही है और इनके घर में ही रिहाइश पजीर है। पूरिया ने भी संजीदा होकर कहा, हरगिज नहीं, तुम लोग उसे देखने हरगिज नहीं जाओगी। हम यूनिवर्सिटी से वापसी पर तुम्हारी तरफ चल रही हैं। तुम्हारी गाड़ी भी नहीं है, तुम्हें और सबा को ड्रॉप करना मेरी जिम्मेदारी है। पूरिया ने फौरन प्रोग्राम बनाया। मैंने घर नहीं बताया, सबा ने टालना चाहा। कोई बात नहीं, घर कॉल करके आंटी से इजाजत ले लेना, आज जाना पक्का है। इनका प्रोग्राम पक्का था। सबा ने सर हिलाया, जबकि शहरीना इस लम्हे पर अफसोस कर रही थी जब फरीहा की हिमाकत के सबब उसने उन सबको सब कुछ बताया था। शहरीना की स्विमिंग प्रैक्टिस थी, लेकिन हुरिया और सबा की वजह से उसने इंस्ट्रक्टर को कॉल करके अपने न आने का कह दिया था। वो स्विमिंग पूल जाने के बजाय हुरिया की गाड़ी में आ बैठी थी। सबा ने भी अपने घर बात कर ली थी, वो भी साथ थी। सारा रास्ता हुरिया और सबा अफगन का नाम ले लेकर उसका दिमाग चाटती रही थी। अल्लाह अल्लाह करके घर आया तो उनकी जबान रुकी थी। फायका बेगम हस्बे प्रोग्राम उस्मान के ड्राइवर के साथ किसी इन्विटेशन पर जा चुकी थी। शहरीना की गाड़ी घर आ चुकी थी। घर वाली गाड़ी भी मौजूद न थी। शायान और जूबिया घर वाली गाड़ी लेकर बाहर घूमने गए हुए थे। फरा घर पर ही थी, अम्मा भी के पास। वो जुबैदा को खातिर मदारात का सामान अच्छे अंदाज में तैयार करने का कहकर उन दोनों को लेकर अपने कमरे में ही आ गई थी। सबा चंद एक बार ही उनके यहाँ आई थी, लेकिन हर बार उनके घर आकर वो उसके घर की इमारत देखकर कुछ पल के लिए खामोश जरूर हो जाती थी। वो हैरान होती थी कि उसकी और शहरीना की न जाने कैसे दोस्ती हो गई। वो तो खुद को किसी भी तरह शहरीना के काबिल न समझती थी, लेकिन वक्त गुजरने पर उसने हमेशा उसको बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली, हर अच्छे बुरे में साथ रहने वाली दोस्त पाया था। वो दिल से उसकी कदर करती थी। वो गुजरे वक्त में अच्छी तरह समझ चुकी थी कि शहरीना मिजाज और जबान की तेज है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। जिन लोगों से उसका मिजाज मिल जाता था वो उनके साथ दिल भी मिला लेती थी। फराह को इल्म हुआ कि घर में शहरीना की फ्रेंड्स आई हुई हैं, तो वो खुद ही शहरीना के कमरे में आ गई थी। मुझे फराह कहते हैं। सलाम दुआ के बाद फराह ने अपना तारुफ करवाया था तो वो दोनों मुस्कुराईं। हम जानते हैं। कैसे? हम तो पहली बार मिल रही हैं। शहरी आपका काफी जिक्र करती है ना? हुरिया ने शरारती निगाहों से शहरीना को देखकर कहा तो फराह ने खुशगवार हैरानी से शहरीना को देखा। हैरत है, अल्लाह करे ये जिक्र खैर ही हो। फराह ने भी कहा तो शहरीना ने गुस्से से देखा। वो हंस दी। असल में हमारी ये कजन ऑल टाइम गुस्से में रहती है, तो मैं सोच रही थी मेरा जिक्र कुछ अच्छे अल्फाज में नहीं हुआ होगा। वो उनके पास ही बेतकल्लुफी से बैठ गई। मैं जुबैदा को देखती हूँ, उसको चाय का कहा था। वो उन लोगों को वहीं छोड़कर बाहर आ गई थी। घर में इतने मुलाजमीन थे, मालकान कुछ खाएं या न खाएं, मुलाजमीन के लिए जरूर पकता था। जुबैदा ने कुछ बेकरी का सामान लड़के को भेजकर मंगवा लिया था और कुछ चीजें फौरन घर से निकाली थी। पहले चाय और साथ में रिफ्रेशमेंट भिजवाओ, फिर कुछ देर बाद खाने पीने का सामान ले आना। वो कहकर वापस कमरे में आई तो हैरान हुई। फराह अम्मा भी को भी वहीं ले आई थी। अब ये चारों काफी खुशगवार मूड में बातचीत कर रही थी। फराह तो मुकम्मल तौर पर उन दोनों से घुल मिल चुकी थी, यूं जैसे ये शहरीना की नहीं फराह की ही दोस्त थी, जबकि शहरीना तो दोस्तों से भी फ्रेंक होने में सालों लगाती थी। यार तुम दोनों तो अच्छी खासी हो, फैमिली लिहाज से भी ठीक ठाक हो, फिर तुम दोनों ने शहरीना से दोस्ती कैसे कर ली? फराह ने शरारती निगाहों से शहरीना को देखते कहा तो हुरिया बेख्तियार हंसी। बस दिमाग खराब हो गया था। बकवास नहीं करो, उसने गुस्से से हुरिया के कंधे पर हाथ मारा। वैसे ईमानदारी से बताऊं, शहरीना जैसे लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं, अंदर बाहर से एक जैसे। गुस्से और मिजाज की तेजी उनके दिल की सच्चाई को धुंधला नहीं सकती। ऐसे लोग जिससे भी रिश्ता बनाते हैं बहुत फेयर होकर बनाते हैं। ये तो है। फराह ने भी सर तस्लीम खम किया। जुबैदा चाय ले आई थी, साथ हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट था। उन लोगों ने चाय बहुत खुशगवार मूड में पी थी। चाय के बाद अम्मा भी लाउंज में जा बैठी थी, जबकि वो उन तीनों को लेकर घर दिखाने लगी थी। पिछले दिनों सारे घर की कलर स्कीम और सेटिंग चेंज की थी। मामा ने शहर के हाई फाई होम इंटीरियर कंपनी की खिदमात ली थी।
सारा घर सजकर बहुत ही शानदार लग रहा था। सबा घर देखकर मुतासिर हो रही थी, जबकि हुरिया सराह रही थी। वो ऊपर वाले पोर्शन में थी जब अफगन घर लौटा था। वो अम्मा भी के पास आ गया था। उन्होंने चाय पानी का पूछा तो उसने पहले फ्रेश होने का कहा। 1-2 मिनट बाद वो अपने कमरे में आ गया था। वो लिबास लेकर वॉशरूम में घुस गया था। कुछ देर बाद वो चेंज करके फ्रेश होकर कमरे से निकला तो उसे भूख लग रही थी। वो आज सारा वक्त बिजी रहा था। वो कभी भी इस्लामाबाद आने पर राजी न होता अगर यहाँ के कुछ काफी अरसे से पेंडिंग काम उसे अट्रैक्ट न करते। उसने बज़ाहिर अम्मा भी के लिए रजामंदी दी थी, लेकिन हकीकतन वो अपने काम निपटाने के लिए आया था। वो कमरे से निकला था। अम्मा भी से पता चल गया था कि खाला घर पर नहीं थी। सूबिया और शायान बाहर निकले हुए थे, जबकि फराह घर पर ही थी। फराह कहाँ है? वो वापस अम्मा भी के पास चला आया। शहरी के साथ है, शायद ऊपर गई है। अफगन ने सर हिलाया। उसका ख्याल था कि वो फराह को खाने पीने के लिए कुछ लाने को कहेगा। उसने कुछ देर फराह का वेट किया, लेकिन फराह न आई तो वो खुद ही किचन में आ गया। किचन से बड़ी इश्तिहा अंगेज खानों की खुशबुएं उठ रही थीं। कुछ चाहिए साहब? सुबैदा उसे देखकर फौरन मुतवज्जा हुई। हाँ, खाना चाहिए। फराह को कहें मैं लाउंज में अम्मा भी के पास हूँ, उधर ही खाना भिजवा दें। ट्रे में अनवार अक़साम की खाने की अशिया सजा रखी थी। एक सरसरी से निगाह डालकर वो वापस बाहर निकल गया था। सुबैदा ने फौरन बाहर की राह ली थी। डाइनिंग हॉल में खाना लगाकर वो ऊपर वाले पोर्शन में चली आई। वो चारों वहाँ खुशखपियों में मसरूफ थीं। खाना लगा दिया है शहरी बीबी, उसने मौजूदाना अंदाज में कहा। वो तीनों उठी थीं। उसने फराह को देखा। फराह बीबी, शेर अफगन साहब आ चुके हैं, आपको बुला रहे हैं। कह रहे थे कि खाना लेकर इधर ही आ जाएं। वो अम्मा भी के पास हैं। भाई कब आए? कुछ देर पहले। वो चारों नीचे गई थी। हुरिया और सबा अफगन को ही देखने आई थी, लेकिन यहाँ आने पर इल्म हुआ था कि वो घर नहीं लौटा। अभी तक तो वो नाउम्मीद सी हुई थी, मगर अब अफगन का नाम सुनकर वो फिर तो शौक हुई थी। शहरीना उन्हें डाइनिंग हॉल में ले आई थी। फराह भी अफगन को खाना देकर उनके साथ ही आ गई थी। खाने के बाद सबा और हुरिया अफगन से मिलने के लिए शहरीना को इशारे कर रही थी, जबकि वो मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी। फराह, आपकी अम्मा भी से मिलना है। क्या कर रही हैं वो? हुरिया ने खुद ही फराह से कहा। वो तो भाई के साथ खाना खा रही हैं, हमें देर हो रही है। ऐसा करते हैं, उनसे मिल लेते हैं और फिर निकलते हैं। सबा ने भी कहा तो शहरीना की लाख आंखें दिखाने पर वो अम्मा भी से मिलने, लेकिन दर हकीकत अफगन को देखने लाउंज में चली आई, जबकि शहरीना कॉरिडोर में ही टहलने लगी थी। अफगन फराह के साथ अजनबी लड़कियों को देखकर चौंका था। एक की ड्रेसिंग तो सेम शहरीना जैसी ही थी, लेकिन दूसरी को देखकर वो एहतरामन लाशऊरी तौर पर खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, दोनों ने कहा। अफगन ने महज सर हिलाया था। खाना खा लो, अम्मा भी ने कहा तो हुरिया मुस्कुराई। आप खाएं, हम अभी खाकर आए हैं। हम निकल रहे थे जाने के लिए, तो सोचा आपसे मिल लें। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, हुरिया ने महज़बाना अंदाज में कहा। अफगन भाई, ये दोनों शहरीना की फ्रेंड्स हैं। फराह ने तारुफ करवाया तो अफगन ने एक गहरा सांस लिया। हुरिया की ड्रेसिंग ने तो नहीं, अलबत्ता सबा के अबाया और स्टॉलर ने उसे जरूर हैरत ज़दा कर दिया था। शहरीना के हल्का अहबाब में ऐसी ढकी छुपी लड़की भी हो सकती है, तो मानने को तैयार ही न था। अफगन को दोनों ने बतौर खास देखा था। सबा को उसका खड़े होकर एहतराम देने का यह अंदाज बहुत अच्छा लगा था। उसने बिला वजह दोनों की तरफ नहीं देखा था। वो एक सरसरी नजर डालकर अम्मा भी की तरफ देखने लगा था। ओके अम्मा भी, अगर आप फिर आए तो जरूर बताइएगा। मेरी ग्रैंड मदर भी बिल्कुल आपके जैसी हैं। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं आपसे फिर भी मिलने आऊंगी, हुरिया ने कहा। उसके लहजे में खुलूस और मोहब्बत थी। अम्मा भी को भी ये दोनों बच्चियां बहुत भाई थीं। उन्होंने हाथ उठाया तो दोनों ने झुककर उनसे प्यार लिया। जरूर आना, मैं शहरी को कहूंगी, वो तुम दोनों को दोबारा लेकर आएगी, उन्होंने कहा। वो सर हिला गई थीं। एक दो और बातों के बाद वो अल्लाह हाफिज कहकर वहां से निकल आई थीं। अफगन दोबारा बैठकर खाना खाने लगा। माशाअल्लाह, बड़ी नेक बच्चियां हैं, अम्मा भी ने कहा तो अफगन ने मुस्कुराकर देखा। बस एक ही नेक लगती है, दूसरी तो आपकी पोती का ही परतू लगी। लिबास पर ना जाओ, अखलाक देखो कैसा सुलझा हुआ है। आज के दौर में इंसान की परख दुनिया उसके लिबास से ही करती है। जाहिरी हुलिये ही इंसान के किरदार की पहचान करवाते हैं, वरना अंदर झांक कर किसने देखा होता है कि वहाँ किस कदर अखलाकियात मौजूद हैं। अफगन का अंदाज संजीदा था और कुछ हद तक तंजिया भी। शहरी जज्बाती जरूर है,
कम अकल नहीं। कहते हैं इंसान के दोस्त उसके किरदार के आईनादार होते हैं। उसकी मोहब्बत ही उसके किरदार के अच्छे या बुरे होने का फैसला करती है। उसकी दोस्तों को देखकर खुशी हुई कि वो बहुत अच्छी बच्चियां लगी मुझे। अफकन महज मुस्कुराया था। बुरी तो उसे भी नहीं लगी थी, लेकिन वो महज जाहिरी हुलिया देखकर फैसला कर लेने वाला इंसान न था। दोनों बज़ाहिर बाअखलाक, मुहस्सिब और सुलझी हुई नजर आई थी। वो सर झटक कर खाने में बिजी हो गया था। फराह उनसे मिलकर अफकन के पास आ गई थी कि पूछ ले कि खाने वगैरह में किसी चीज की जरूरत तो नहीं। शहरीना के कमरे से अपने बैग्स और बुक्स लेकर वो लॉन में आ गई थी। अफकन साहब बज़ाहिर तो बहुत ही डिसेंट और चार्मिंग लगे। वैसे शहरी तू है ही लकी, इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के साथ साथ ऐसा शानदार हस्बैंड मिल रहा है। तुम लोग जानती हो कि मुझे इन चीजों की तलब नहीं। उस शख्स का नाम मेरे सामने बार बार मत लो। मेरा और उसका ये रिश्ता जो बड़ों की ख्वाहिश और जिद का नतीजा है, अब बहुत देर तक चलने वाला नहीं है। एक न एक दिन ये खत्म होकर ही रहेगा। सबा ने उसे बगौर देखा। इस कदर हतमी राय, अभी आगाज है। अखलाकी लिहाज से वो मुझे अच्छे इंसान लगे हैं। तुम भी अपने रवैयों में लचक पैदा करो, हो सकता है सब ठीक हो जाए। सबा ने कहा, मैं उस शख्स से नफरत करती हूँ। वो मुझे अच्छी लड़की नहीं समझता। जो मुझे डिग्रेड करेगा, तुम दोनों जानती हो कि फिर मैं जो करती हूँ। ठीक है, जो भी हुआ वो माजी था। वो सब ये रिश्ता बनने से पहले था। अब तुम उनकी वाइफ हो, यकीनन उनके दिल में भी गुंजाइश पैदा हुई होगी। तुम भी गुंजाइश पैदा करो, खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करो। सब एक जैसा नहीं रहता हमेशा। वक्त के साथ साथ हर चीज बदलती है। मैंने एक नजर में ही अंदाजा लगा लिया है कि वो औरत को इज्जत देने वाले मर्द हैं। तुम अगर खुद को उनकी पसंद के सांचे में ढालने की कोशिश करोगी तो वो भी यकीनन बदलेंगे। अगर दोनों ही अकड़े रहे तो बहुत नुकसान हो सकता है। सबा ने तहम्मुल से सब कुछ वजाहत से समझाया। शरीना ने खामोशी से सुना। मैं उनको पसंद नहीं करती। कोई और है क्या? नूरिया ने बहुत आसानी से पूछा। शहरीना तो कई लम्हों के लिए खामोश हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो जैन है क्या? ये सबा थी। शहरीना ने एकदम चौंक कर उसे देखा। उसने लब खींच लिए थे, चेहरे के उसलात खिंच गए थे। नूरिया ने सबा को देखा। सबा ने कुछ और भी कहना चाहा था, लेकिन नूरिया के आंख के इशारे से मना करने पर वो खामोश हो गई। ओके, चलते हैं। आज का दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी कजन और अम्मादी से मिलकर बहुत अच्छा गुजरा, नूरिया ने कहा तो शहरीना ने महज सर हिलाया। वो दोनों गाड़ी में बैठ गई थी। वॉचमैन ने गेट खोल दिया था। वो खामोशी से खड़ी रही थी। नूरिया हाथ हिलाती गाड़ी गेट से निकाल कर ले गई थी। शहरीना ने उनको जाते देखा था। उसके अंदर बड़ी अजीब सी कैफियत पैदा हो रही थी। अंदर जाने का उसका दिल नहीं कर रहा था। वो लॉन की घास पर चलने लगी। दिल में अजीब सा मौसम था और चेहरे पर गहरी सोच का साया। फराह आई थी उसके पास, शॉपिंग के लिए जाना था। सूफिया और शायान तो घूम फिर आए थे। वो काफी थके हुए थे। दोनों ने साथ जाने से इनकार कर दिया था, जबकि फायका अभी भी नहीं लौटी थी। उन्होंने रात में उस्मान के साथ ही आना था। टीपू घर पर ही था। दरमियान में कुछ देर वो घर से निकला था। 2-3 दिन की छुट्टी बाकी थी उसकी। उसके बाद उसने फिर मरी हॉस्टल में चले जाना था। वो वहां से ओ लेवल कर रहा था। आजकल अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। सॉरी यार, मैं तो नहीं जा सकती, कल अगर टाइम मिला तो देखेंगे। उसने इनकार कर दिया। उफ, कितने बोरिंग हो तुम लोग। हालांकि अपनी एक्टिविटीज है। चाचा जान वो भी इंतहाई बिजी हैं। आफाक भाई मौजूद नहीं है और एक तुम हो जैसे काट खाने को दौड़ती हो। यार मैं इधर घूमने फिरने आई हूँ, घर में बंद होने नहीं। अजीब लोग हो, घर आए मेहमान की ऐसे मेहमान नवाजी करते हैं क्या? तो मुझे क्या कह रही हो? जाकर अपने खाला और चचा को कहो ना, उसने नाराजगी से कहा। तो फराह ने घूरा। ये सारे दुखड़े तुम्हारी नाराजगी के लिए नहीं रो रही। आराम से उठो और मेरे साथ चलो। उसने उसका हाथ पकड़कर खींचा। प्लीज फराह, मैं थक गई हूँ। पाँव के जख्म की वजह से बहुत ज्यादा चल फिर नहीं सकूंगी। उसने टालना चाहा। और अगर तुम आज अपने सुबह बताए गए शेड्यूल के मुताबिक स्विमिंग की प्रैक्टिस के लिए चली जाती तो तब थकन नहीं होनी थी और पाँव में भी दर्द नहीं था। क्या मसला है यार? तुम्हारा भाई घर पर मौजूद है, उसे साथ ले जाओ और मेरी जान छोड़ दो। बहुत बुरी हो तुम। हम तुम्हारी खातिर इतनी दूर से आए थे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी खातिर नहीं, अपने भाई और भावच की खातिर आई हो और तफरीह के मकसद से आई हो। मुझ पर एहसान जताने की जरूरत नहीं। वो हद से ज्यादा साफ को थी। बड़ी बेहिस हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली के बहुत से लोगों से कम हूँ। वो तुर्की पे तुर्की बोली।
अफजन भाई के ताने मत दो, उनसे निकाह से पहले तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता था, उसे फरामोश मत करो। तुमने अगर अपने उस बेहिस भाई का नाम भी लिया तो बस तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगी। मेरे पास बैठना है तो शराफत से बैठो। वो फौरन बेमुरव्वत बन गई थी। फराह ने उसे बगौर देखा, यानी उस पर किसी भी बात का कोई असर न था। अफगन के नाम पर तो वो एकदम चिरागपा हो जाती थी। अफगन भाई से जो तुम्हारा रिश्ता है उसको तुम कैसे फरामोश कर सकती हो? मैं ऐसे किसी भी रिश्ते को नहीं मानती। जो भी हुआ तुम्हारे बड़ों की साजिश से हुआ है, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं उससे किस कदर नफरत करती हूँ। वो कभी कभार टोक देते हैं, चलो मान लेती हूँ कि वो काफी ज्यादा रूड हो जाते हैं, लेकिन तुम भला उनको कैसे रिजेक्ट कर सकती हो? बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो मेरी जात की नफी करते हैं, मुझे डिग्रेड करते रहते हैं। वो बहुत मुतमईन अंदाज में बोली, वो सब गलतफहमी की बिना पर होता रहा है, तुम भूल नहीं सकती वो सब। फराह ने तहम्मुल से कहा, मेरी जिंदगी को सबके सामने मजाक बना दिया गया। हर मौके हर लम्हे मेरी तस्हीक की गई, मेरी जात तक कीचड़ उछाला गया। मैं वो सब भला कैसे भूल सकती हूँ? मामा पापा दोनों को ट्रैप किया गया, स्पेशली पापा को। तो मैं भला इस कर्ब और दुख को भूल सकती हूँ? वो तो जैसे डट गई थी। फराह ने एक गहरा सांस लिया। बात अपनी जात के दिफा के साथ साथ मेरी ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करने की भी है। मैं कोई गैर न थी कि जिसके अखलाक और किरदार पर उन्हें कोई शक शुबा होता। मैं उनकी सगी चचाजाद थी। वो भला मेरे साथ वो सब कैसे कर सकते थे? लेकिन उन्होंने तो कोई लिहाज और मुरव्वत बाकी न रहने दिया। वो सब गलतफहमी भी तो हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन मैं अब अपने मौक़िफ़ से नहीं हटने वाली। और प्लीज फराह, अगर तुम चाहती हो कि बहैसियत मेहमान मैं तुम्हें प्रोटोकॉल दूं और तुमसे मिसबिहेव नहीं करूं, तो प्लीज आइंदा मुझसे इस टॉपिक पर बात मत करना, एंड दैट्स ऑल। फराह ने एक गहरा सांस लिया। शहरीना का अंदाज अज हद बेलचक था। वो वाकई अपने दिलो दिमाग में अब कोई गुंजाइश निकालने वाली न थी। शहरीना ने लेटने के साथ आंखों पर बाजू रख लिया था। फराह ने उसे देखा और आहिस्तगी से उठकर कमरे से निकल गई। अम्मा भी ने बुलाया था। वो शिकवा कर रही थी कि वो उनके पास नहीं आ रही और न ही बैठ रही है। उसने बहुत शिकवा कुना नजरों से उनको देखा। जो कुछ हो चुका है उसके बाद आपको लगता है कि हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए कोई गुंजाइश निकलती है? कोई भी रिश्ता इंसान को बंद कली तक नहीं लेकर जाता। दिल में गुंजाइश हो तो बंद कलियों में भी रास्ते निकल आते हैं। अपने दिल को वसी करना पड़ता है। अपने ज़र्फ का पैमाना इतना तंग मत करो कि उसमें तुम्हारी अपनी जात, अपने दिल की ख्वाहिशें भी न समा सकें। अम्मा भी ने समझाया। उसने खामोशी से उनको देखा। सर्फ बड़ा करने से दिल में गुंजाइश निकलती है, माफ करने से रिश्ते बचते हैं और बदला लेने या मुकाबला करने से रिश्ते टूटते हैं। बाज़र्फ और अक्ल वाले लोग रिश्तों को जोड़ने का काम करते हैं और बेवकूफ लोग रिश्तों को खत्म करने का। चलें समझ लें कि मैं बेवकूफ ही सही, उसने तल्खी से कहा। जिद नहीं करते, जिद रिश्तों का तकद्दुस ही नहीं उनका हुस्न भी कहना देती है। मैं ये रिश्ता रखना ही नहीं चाहती, आप बार बार मुझे फोर्स मत करें। अम्मा भी ने इंतहाई बेबसी से उसे देखा। ये रिश्ता हमारे दिल की अव्वलीन ख्वाहिश था। मैंने ठेका नहीं ले रखा हर एक के दिल की ख्वाहिशों की तकमील का। आपकी ख्वाहिशों के लिए मैं अपनी भेंट नहीं दे सकती, वो भी एक ऐसे शख्स के लिए जो इंतहाई बेहिस और सेल्फिश है, जिससे मैं बेइंतहा नफरत करती हूँ। वो अभी भी डटी हुई थी। आपसे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी, आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर, लेकिन आपने जो कहा है वो मेरी बिसात, मेरे सबसे बहुत बढ़कर है। आई एम सॉरी, वो कहकर खड़ी हुई। अम्मा भी की आंखें टपटपाने लगी थीं, जबकि शहरीना ने देखने के बावजूद इग्नोर कर दिया था। उसका इस कदर नुकसान हो चुका था, उसके बाद तो अब उसका किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा था। वो रुके बगैर वहां से चली गई और अम्मा भी ने बहुत कुछ सोचने के बाद एक गहरा सांस लिया था। उस्मान आए तो अम्मा भी ने उनसे बात की। मैं चाहती हूँ कि अफगन और शहरीना की रुखसती करवा दूं। उन्होंने चौंक कर अम्मा भी को देखा। उस वक्त सभी अपने कमरों में जा चुके थे, जबकि उस्मान और काका दोनों उधर ही थे। अम्मा भी खुद चलकर उनके पास आई थी। नहीं अम्मा भी, ये नहीं हो सकता। अभी आपके ख्वाहिश का एहतराम था जो मैंने कबूल कर ली, वो अभी पढ़ रही है। ज़हनी तौर पर, अखलाकी और जज्बाती हर लिहाज से वो अभी शादी के काबिल नहीं।
आप टेंशन न लें, सब ठीक हो जाएगा। शहरीना भी वक्त के साथ साथ संभल जाएगी। वक्त की खलीज सब कमियां पूरी कर देती है। उस्मान का अंदाज तो टोक था। अम्मा भी ने गहरा सांस लिया। मुझे शहरीना की जिद से डर लगने लगा है। उसका रवैया हम सबके साथ और खास तौर पर अफजन के साथ बहुत खराब है। वक्त के साथ संभल जाएगी, डोंट वरी। और अगर ना मानी शादी के लिए तो? वो परेशान थी। वो मान जाएगी, अभी कुछ वक्त दें उसे संभलने के लिए। अम्मा भी ने महज सर हिलाया। फाका संजीदगी से दोनों को देख रही थी। वो सारी गुफ्तगू में एक लफ्ज भी न बोली थी। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन और रुक जाऊं, अरसे बाद चक्कर लगता है। फाका भी मसरूफ रही है। ऐसे में शहरी बेटी को कुछ टाइम दूंगी। न जाने क्यों मुझे लगता है कि वो तुम दोनों की सरगर्मियों की वजह से डिस्टर्ब रहती है। इन सारे जज्बातों के पीछे इस चीज का बहुत हाथ है कि तुम दोनों उसे वक्त नहीं दे रहे। चले मान लेता हूँ, लेकिन मैं अब हर वक्त घर पर नहीं रह सकता। फाका हर वक्त बिजी नहीं होती और ना ही ये हर वक्त मेरे साथ होती हैं। ये शहरी को अच्छा खासा वक्त देती हैं। शहरी बाय नेचर ऐसी ही है, जज्बाती, जिद्दी और मूडी। अम्मा भी खामोश रही थी। वो कुछ वक्त और बैठी और फिर उठकर आ गईं। न जाने क्यों उन्होंने दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अजीब सी सतमोहरी महसूस की थी, इसलिए तो वो रुकना चाहती थी। रुक कर इस घर के हालात और वाकयात का जायजा लेना चाहती थी, ताकि असल सूरत हाल का जायजा लेकर किसी बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा सकें। अम्मा भी ने अगले दिन शहरी के कॉलेज जाने के बाद अफजन को बुलाया और उसे बहुत कुछ समझाया था। वो जज्बाती, जिद्दी और कम उम्र भी है, हालात वाकयात को समझ नहीं सकती, लेकिन तुम एक काबिल, जिम्मेदार, समझदार मर्द हो। पीछे जो हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ो। लड़कियां मोम की तरह होती हैं, जज्बात की जरा सी आंच पर पिघल जाती हैं। मैं नहीं चाहती माँ बाप की तरफ से मिलने वाली कमी की वजह से वो कुछ उल्टा सीधा कदम उठा ले। अफजन ने अम्मा भी को बगौर देखा। कैसी कमी? अम्मा भी ने एक गहरा सांस लिया। उस्मान अपनी सियासत में लगा रहता है, फाका को भी साथ देना पड़ता है। इन हालात में बच्चे नजरअंदाज हुए हैं। लड़के तो बाहर वक्त गुजार कर ठीक हो जाते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत जल्द मुतासिर होती हैं। अब तुम्हें ही ख्याल रखना होगा। शहरीना तो किसी भी किस्म की लचक दिखाने के मूड में नजर नहीं आ रही। उसके नजदीक ये रिश्ता महज एक मजबूरी का सौदा है, जिसे वो जब जिद में आई तो तोड़ने में देर नहीं लगाएगी। लेकिन ये रिश्ता मेरी ख्वाहिश है और उम्मीद है तुम तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने दोगे। जी ठीक है। ये रिश्ता तो अफगन की अपनी जिद और अना का मसला बन गया था। एक आलम की मौजूदगी में ये रिश्ता तय हुआ था। उसकी रजामंदी शामिल न थी, लेकिन अम्मा भी की मोहब्बत के लिए उसने ये रिश्ता बांधा था। लेकिन इस रिश्ते में उसकी अना, इज्जत और उसका वकार भी शामिल हो गया था। अब जो भी था, जैसा भी था, मजबूरी का सौदा ही सही। ये सच था कि शहरीना उस्मान अब उसकी बीवी थी, उसके नाम से मंसूब, उसकी जात का हिस्सा थी। उसकी अना का ही मसला न था, बल्कि उसकी इज्जत नफ्स और वकार का भी मसला बन गई थी। वो अब उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला न था। शहरीना जैसी लड़कियों को हैंडल करना मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन न था। उसने सोच लिया था कि उसे अब हैंडल करने के लिए उसके दिलो दिमाग में जगह बनाना थी। ये न सिर्फ अब दिल की जिद थी, उसने बहुत ज्यादा सोचा था हर पहलू पर। और फिर अम्मा भी को ढेर सारी तसल्लियां देकर वो अपने कमरे में आ गया था। उसने फरा से बात की। फरा शहरी के कॉलेज आते ही उसके सर हो गई थी। मजबूरन शहरीना को मानना ही पड़ा था। फरा, शहरीना, जूबिया और शायान फिर चारों शॉपिंग के लिए जा रहे थे। शायान गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जूबिया फ्रंट सीट पर थी। पहले की निस्बत शहरीना का मूड अब बेहतर था। वो उनको मुख्तलिफ आउटलेट पर लेकर आई। फरा और जूबिया ने काफी कुछ खरीदा था, शहरीना ने बस एक दो चीजें ही ली थी। शायान और जूबिया की काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। दोनों बहुत खुश थे, हर लम्हे को दिल से एंजॉय कर रहे थे। उनको खुशो-खुर्रम देखकर शहरीना को अच्छा लगा था, लेकिन दिल में एक ऊब सी भी उठी थी। शॉपिंग के बाद फरा ने फूक फूक कर शोर मचाया, जबकि जूबिया का अभी कुछ और चीजें खरीदने का मूड था। वो लोग अभी वहां आकर बैठे ही थे कि इर्द गिर्द देखते ही शहरीना चौंकी। चंद टेबल्स के फासले पर अफगन भी दो मर्दों के साथ मौजूद था। अफगन ने उन लोगों को देखा था या नहीं, लेकिन वो उसे यहाँ देखकर हैरान जरूर हुई थी। शायान भी अफगन को देख चुका था। वो उठकर उसके पास चला गया। उसने अफगन के पास जाकर बताया था और फिर टेबल की तरफ इशारा किया।
अफसन ने देखा तो पहली निगाह उस पर पड़ी थी। वो भी इसी तरफ देख रही थी। निगाह मिलने पर वो नजर फेर गई थी। अफसन ने शायान को अपने साथियों से मिलवाया। ये उसके कुछ क्लाइंट थे जिनसे वो कुछ जरूरी मामलात पर डिस्कस कर रहा था। 15 मिनट बाद वो उनको अल्लाह हाफिज कहकर उनकी तरफ आ गया था। यहाँ कैसे आ गए? वो कुर्सी घसीट कर बिल्कुल शहरीना के साथ वाली चेयर पर बैठा। शॉपिंग के बाद खाने का प्रोग्राम बन गया था। फराह ने कहा, ऑर्डर लिखवाया या अभी लिखवाना है? उसने मेनू कार्ड उठाकर देखते हुए पूछा। इन लोगों ने वेटर को ऑर्डर लिखवा दिया है। ये एक बड़ा शानदार होटल था। होटल के लॉन में बड़ा फेस्टिवल किस्म का इलाकाई अरेंजमेंट किया गया था। ट्रेडिशनल किस्म का ये होटल था। सूफिया बार बार बाहर जाकर वहाँ मौजूद आराइश की अशिया देखने की जिद कर रही थी। फराह और जूबिया देखने उठी तो शहरीना अपने मोबाइल के साथ मसरूफ हो गई। वो बारहा फ्रेंड्स के साथ इस होटल में आ चुकी थी। उसके लिए यहाँ कुछ भी नया न था। वो अपने मोबाइल में इस कदर महव थी कि उसे इल्म ही न हो सका कि अफसन के साथ बातों में मसरूफ शायान कप उठाकर वहां से चला गया था। वो चौंकी तो उस वक्त जब अफसन कह रहा था, मोबाइल से ज्यादा जरूरी कुछ और भी होता है। तुम कुछ देर के लिए अपने मोबाइल को एक तरफ नहीं रख सकती? शहरीना ने उलझ कर देखा। अफसन का लहजा न तंजिया था और न ही तस्हीक उड़ाता। वो बिल्कुल नॉर्मल लहजे में बोल रहा था। उसने हैरान होकर उसे देखा और फिर बाकी खाली चेयर्स को, जबकि अफसन बगौर उसे देख रहा था। उसकी निगाहों में अजीब सा तासुर था। शहरीना का दिल बड़े अजीब से अंदाज में धड़का था। नॉवेल अभी जारी है। बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की चौथी किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।